Hey, so hello everyone, this is Akash Kandai and I hope every one of you is doing एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो इस वीडियो के अंदर हम शानदार शानदार डिस्कशन करेंगे किसका, हमारे एफआर के नवंबर 23 के सजेस्टेड आंसर का। ठीक है, हम सबको पता है कि पेपर हल्का सा ट्रिकी था, हल्का नहीं सर बहुत ही ट्रिकी था, कोई बात नहीं। ऊपर से पहला क्वेश्चन कंसोलिडेशन है ना, काफी सारे नए एडजस्टमेंट हमको देखने मिले। तो मैं सारे क्वेश्चन, जितने भी नए क्वेश्चन है, सबको सॉल्व करने का ट्राई करूंगा आपके साथ। मैं आपको एक वे आउट बताऊंगा कि जब ऐसा पेपर आए तो इसको डील कैसे करना चाहिए। जब मैं सॉल्व करते चलूंगा तब बताता हुआ भी चलूंगा। उसके अलावा एक छोटी सी वियर्ड बात यह है कि नए एडजस्टमेंट पूछे तो पूछे, लेकिन सोल्यूशन में मुझे लगता है कि उसका ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं किया गया है। ठीक है, मतलब इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन देने के बाद जो ट्रीटमेंट इन्होंने किया है वो मुझे लगता है सही नहीं है, बिकॉज वो चीज इंडेस में इन्होंने अपने मॉड्यूल में भी जो सोल्यूशन सॉल्व किया उस तरीके से सॉल्व नहीं किए, बट सोल्यूशन यहां कुछ अलग तरीके से दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि होना क्या चाहिए था और मैं ये भी बताऊंगा इन्होंने क्या किया है। और अल्टीमेटली देखो, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं, है ना, अंदर की बात बताऊं, जो इन्होंने किया है वो करके आओगे तो ये मार्क्स मिलेगा। ये एक हार्श ट्रूथ है, बट अभी अपन इस पर डिबेट नहीं करेंगे ऐसा क्यों क्या कैसे, है ना। तो जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा, सही भी बताऊंगा और जो इन्होंने किया वो भी बताऊंगा। तो हो सके तो जहां जहां आपको लगता है कि इन्होंने थोड़ा ट्रीटमेंट अपना वेग है इनका, याद कर लेना भाई। ठीक है, दिस इज द ओनली वे थ्रू विच वी कैन टैकल सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। बट यस, सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं है, बट कुछ कुछ है तो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। तो नवंबर 23 का सेशन आंसर एफआर का वन बाय वन चालू करते हैं। क्या आप तैयार हो गाइज? आर यू रेडी गाइज? यस। सबसे पहले आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो प्लीज टेंशन लेकर मत देखना, किसी चीज का आपको स्ट्रेस या टेंशन नहीं होना चाहिए। चिल करो, इट्स ओके, हम बढ़िया तरीके से कर लेंगे। उसके अलावा जो मैं ये पेपर सॉल्व करूंगा ना, इसका सोल्यूशन मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा अपने। ठीक है, तो आप चाहो तो टेलीग्राम से इसको डाउनलोड करके, आपको चाहिए तो आप टाइम सेव कर सकते हो, थोड़ा स्पीड में देखकर जल्दी जल्दी सोल्यूशन रेफर करना। बट हो सके तो प्रैक्टिस खुद से जरूर करना, इवन इफ यू आर डाउनलोडिंग द सोल्यूशन। ओके, चलो। सो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जो अपने कौन से चैप्टर का, बाय द वे दिस इज अ न्यू क्वेश्चन जो अपने इंडेक्स 110 का है। और इसमें आप काफी सारे एडजस्टमेंट ऐसे देखोगे जो इनके मॉड्यूलर क्वेश्चंस में भी नहीं है, ना वो एडजस्टमेंट्स क्वेश्चन में, ना इनका कोई डिस्कशन है थियरी फॉर्म में। बट ठीक है, मुझे लगता है ये एडजस्टमेंट थोड़े बहुत एएस उठा के लाए हो। ठीक है, चलो जो भी अपन पढ़ने का समझने का ट्राई करते हैं। क्या बोलता है वो, बोलता था एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट ऑफ हैमर एंड इट्स सब्सिडरी स्लीक लिमिटेड, बराबर। तो हैमर एंड इट्स सब्सिडरी स्लीक, मतलब हैमर कौन हो गया, हैमर हो गया पेरेंट कंपनी। ठीक है, और स्लीक हो गया सब्सिडरी। ओके सर, 31 मार्च को इन्होंने डेटा दिया हुआ है। जब भी क्वेश्चन बड़ा हो हमेशा देख लो लास्ट में पूछा क्या है, पहले ये देखना चाहिए हमेशा पूछा क्या है इन्होंने। ठीक है, तो अपन नीचे आके देखते हैं। वो बोलते हैं यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज पर इंड एस ऑफ हैमर लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी स्लीक एज ऑफ 31 मार्च 23। ठीक है, बैलेंस शीट पूछिए ईयर एंड की, इसका मतलब ये 110 का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, देखो अपन डिस्कस करते हैं ना क्लास के अंदर कि अगर डेट ऑफ एक्विजिशन का बैलेंस शीट पूछा तो 103, ईयर एंड का पूछा तो 110। एनीवे चलो, तो अगर आप देखोगे ध्यान से, आपको डेटा वगैरह दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर नोट्स अकाउंट्स वगैरह दिए हुए। ठीक है, उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन वगैरह दी हुई है। चलो एक एक करके भी इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या बोलता है, बोलता है हैमर लिमिटेड एक्वायर्ड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ स्लीक लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 22। एक सेकंड रुक जाओ अभी। सबसे पहले हमने 20,000 शेयर्स एक्वायर किए। स्लीक के शेयर्स कितने पहले वो तो देखो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्लीक के नंबर ऑफ शेयर्स है, वो बोलते हैं 5 लाख कैपिटल है, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे इनके, इनके नंबर ऑफ शेयर्स है 50,000। उसमें से हमारे पास कितने, हमारे पास कितने, हमारे पास ही 20,000 है। तो एक बार जरा परसेंटेज निकालोगे क्या, तो आप अगर 20,000 इंटू 50,000 करोगे ना, तो आपका आएगा 40%। क्या 40% से कंट्रोल आता है हमारे पास? ना मुन्ना ना, कंट्रोल नहीं आता 40% से भाई। कंट्रोल के लिए हमको 50% से ऊपर चाहिए। तो इसका मतलब 1 अप्रैल को हमने स्टेक तो एक्वायर किया बट कंट्रोल नहीं आया। अगर आपको याद रहेगा, इसको 103 में हम पढ़ते थे ऐसे केसेस को, इसको हम प्यार से बोलते हैं प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट, प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। अब तक कंट्रोल नहीं आया। कितने में एक्वायर किया, 2,40,000। जब जिस दिन एक्वायर किया उस दिन की कॉस्ट थी 2,40,000। ठीक है, एंड फर्दर एक्वायर्ड 17,500 इक्विटी शेयर्स ऑन 1 अक्टूबर 22। अच्छा, 17,500 जब आप एक्वायर करते हो डिवाइड बाय 50,000 करो तो आप कितना परसेंटेज आएगा आपका, मेरे ख्याल से आपका आएगा 35%। मैं बोलूं 40 और 35 मिला के हो गया 75%। अब कंट्रोल आ गया आपके पास। तो ये बेसिकली आपका हो गया डेट ऑफ एक्विजिशन। क्या हो गया, ये आपका डेट ऑफ एक्विजिशन। तो अगर आपके पास 40 प्लस 35 75 है, तो बेचारे बेचारे नन्हे मुन्ने एनसीआई के पास कितना होगा, 25%। ठीक है, चलो। तो इसका मतलब हम जो स्टेप्स फॉलो करते हैं, हम जब गुडविल फाइंड आउट करेंगे, हम किस दिन पे फाइंड आउट करेंगे, 1 अप्रैल 22 या 1 अक्टूबर? हम 1 अक्टूबर को फाइंड आउट करेंगे इस। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। तो ये तो हमको आता था, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी हमको। नेक्स्ट पॉइंट,
द 8% डिवेंचर्स ऑफ स्लीक लिमिटेड इंक्लूड्स डिवेंचर्स हेल्ड बाय हैमर of nominal value 35,000. They were acquired by Hammer on 1st Jan 22 at a cost of 84,000. ऐसा कोई ये न्यू एडजस्टमेंट आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है, न्यू एडजस्टमेंट है। तो इसका करना क्या है, देखो बेसिकली हुआ क्या है, सब्सिडरी ने पेरेंट ने सब्सिडरी के ही डिवेंचर खरीदे हैं, ठीक है, कितने, जिसकी नॉमिनल वैल्यू 35,000 है, बट उन्होंने खरीदे 84,000 में। तो ये इंटर कंपनी हो गया, इसको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेशन के एंट्री में मार्केट सिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। लेकिन ये एक्वायर कब किए, ये एक्वायर बहुत पहले किए थे, डेटा ऑफ एक्विजिशन के पहले एक्वायर किए थे, ठीक है। स्टिल इन लोग एलिमिनेट करने बोलते हैं, जो इन्होंने बोला वो अपन करके आ जाएंगे चुपचाप, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। फिर आपको दिया हुआ है The retained earnings of Sleek Limited has a credit balance of 75,000 on 1st April 22 and balance of general reserve was 50,000. तो ये आपको डेट ऑफ एक्विजिशन नहीं, फर्स्ट डे का बैलेंसेस दिया हुआ है। तो बेसिकली आप जब स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स स्टेप 2 बनाओगे ना, आईएनए वाला, उसमें काम आएगा। अच्छा बाय द वे मैं बता दूं, जब मैं सोल्यूशन दूंगा तो मैं क्लास में जिस तरीके से कराता हूं मैं उस तरीके से सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। आपने जहां से भी पढ़ रखा, अगर आपको मेरा सोल्यूशन पता है, मेरा स्टेप्स पता है तो वेरी गुड, अगर नहीं पता तो आप जिस तरीके से करते थे उस तरीके से कर सकते हो, बट कंसेप्चुअल नॉलेज तो आ जाएगा कैसे करना है इसको, ठीक है। चलो, तो ये अपने स्टेप 2 में काम आ जाएगा, मैं लिख देता हूं स्टेप 2 आईएनए में मुझे काम आ जाएगा, ठीक है। चलो, अच्छा उसके अलावा आपको बैलेंस दिया हुआ है ओपनिंग का, लेकिन आपने एक्वायर के साल के बीच में, तो टाइम एडजस्टमेंट भी आ जाएगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। चलो सर आगे बढ़ जाते हैं। फिर क्या बोलता है, स्लीक लिमिटेड हैज पेड अ डिविडेंड एट द रेट 10%, है ना, ये डिविडेंड वाला एडजस्टमेंट अपन करते हैं, ठीक है, ठीक है। वो कितना भरा, 10% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल। तो स्लीक ने भरा है तो 5 लाख उसका पेड अप कैपिटल था, 10% भरेगा, मतलब डिविडेंड का अमाउंट कितना हो गया, 50,000। आपको याद है अपन स्टेप 2 में टाइम एडजस्टमेंट के पहले डिविडेंड एड बैक करते हैं, है ना। और इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाता है, सेकंड इफेक्ट हम पेरेंट के कंसो अदर इक्विटी और एनसीआई के ईयर एंड बैलेंस से माइनस करते हैं। नॉर्मली यही करते हैं, इन्होंने भी यही किया जो इन्होंने सोल्यूशन दिया हुआ है अपने मॉड्यूल में, लेकिन यहां के सोल्यूशन में इन्होंने वो नहीं किया है, यहां के सोल्यूशन में कुछ और किया हुआ है? हाँ सर, ऐसा कुछ लिखा था क्या सर, कोई हिंट थी क्या जो इन्होंने डिफरेंट ट्रीटमेंट फॉलो किया? कोई हिंट नहीं थी, ये सेम लैंग्वेज इन लोग है ना अपने मॉडल वाले क्वेश्चन में यूज करते हैं, लेकिन यहां अलग फॉलो किया हुआ है, तो देयर इज अ इशू विद दैट। बट मैं क्या बोला, हम अभी वो इशू पे इलैबोरेट करके 1 घंटा चर्चा नहीं करने वाले, मैं बताऊंगा होना क्या चाहता और इन्होंने किया क्या है, जब सॉल्व करूंगा तो बताऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो एक तरीके से मैं इसको भी स्टार मार्क कर दूंगा एडजस्टमेंट को, बिकॉज इट इज मोर लाइक अ न्यू एडजस्टमेंट फॉर अस, ठीक है। आगे फिर आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एज पर द रेजोल्यूशन डेटेड 20th Feb, स्लीक हैड अलॉटेड बोनस शेयर्स एट 1 शेयर फॉर एवरी 10 शेयर्स। तो टोटल स्लीक के 50,000 शेयर्स थे, तो 50,000 में जब आप बोनस दोगे तो बोनस कितना जाएगा, 5,000 शेयर्स। क्यों सर 5,000 कैसे आया, अरे 1/10 के रेशियो में बोनस दे रहे हो ना, और कहां से दिया, जनरल रिजर्व से दिया, वेरी गुड। द अकाउंटिंग इफेक्ट हैज नॉट येट बी गिवन। अब ये बोनस वाला एडजस्टमेंट अगेन एएस में सीएफएस में एडजस्टमेंट आता था ये, ठीक है। अब इसमें इफेक्ट क्या होता है, देखो बोनस में क्या होता है, आप अपने ना रिजर्व से इक्विटी शेयर को बोनस देते हो, तो इट इज नथिंग बट कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। तो एक तरफ आपका रिजर्व कम होता है और एक तरफ आपका है ना इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाता है। तो अगर ये इन्होंने इफेक्ट दिया होता तो हमको उस चीज को रिवर्स करना पड़ता। अब इन्होंने बोला इसका इन्होंने अकाउंटिंग इफेक्ट दिया ही नहीं है, ठीक है। तो दिया ही नहीं है तो आइडियली अगर आप कुछ नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बट इन्होंने फिर भी एक एडजस्टमेंट एंट्री मार के दी है इसकी। मैं इन्होंने जो मारी वो भी सिखाऊंगा, बट आइडियली आप इसका इफेक्ट नहीं भी लोगे ना किधर भी तो भी चल जाता, बराबर। बट ठीक है, दिस इज अ न्यू एडजस्टमेंट फॉर अस, वी विल सी इट। सर कहां इंपैक्ट आएगा इसका, जब आप स्टेप 2 बनाओगे ना आईएनए के अंदर, उसमें इंपैक्ट आएगा स्टेप 2 के अंदर आईएनए। ये डिविडेंड वाले का भी स्टेप 2 पे इंपैक्ट आएगा। मैं लिख रहा हूं ताकि जब मैं ना वो रिस्पेक्टिव स्टेप्स बनाऊंगा तो मैं भूल ना जाऊं ये सारी चीजें, ठीक है। चलो, इसका इन्होंने क्या इफेक्ट दिया मैं सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। अच्छा सर इसमें ऐसा लिखा होता तो द अकाउंटिंग इफेक्ट हैज बीन गिवन, तो मैं थोड़ी सी डिस्कशन उसकी भी कर लूंगा जब मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर क्या बोलता है, ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ हैमर इंक्लूड्स बिल रिसीवेबल ऑफ 2 lakhs ड्रॉन अपॉन स्लीक। सर ये क्यों दिया हुआ है, बेसिकली आपको दिया हुआ है डेटा फॉर इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन, बराबर। मेरा ही ट्रेड रिसीवेबल मेरी सब्सिडरी के साथ वो एडजस्ट हो जाएगा, बट 2 लाख का था ना बिल रिसीवेबल, सॉरी नॉट ट्रेड रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल। आउट ऑफ दिस 50,000 हैज बीन डिस्काउंटेड विद बैंक। तो अगर आपने 2 लाख में से 50,000 बैंक के बाद डिस्काउंट करा लिया तो आपका इंटर कंपनी फिर 2 लाख का नहीं होगा, आपका इंटर कंपनी से 1.5 लाख का होगा। तो करना क्या सर आपको, कुछ नहीं, जो भी ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए उसमें से आप 1.5 लाख कम कर दोगे, और जो भी ट्रेड पेबल हो गए उसमें से मैं 1.5 लाख कम कर दोगे, बिकॉज जो मेरे लिए जो पेरेंट के लिए ट्रेड रिसीवेबल है वही सब्सिडरी के लिए ट्रेड पेबल के अंदर होगा। क्यों, बिल्स के नाम से होगा वो, अभी बाइफिकेशन नहीं दिया हुआ है, बोला है ट्रेड के अंदर इंक्लूडेड होगा, तो अपन वहीं से निकाल देंगे। बेसिकली इंटर कंपनी में इसकी भी आपको एंट्री मारना सिखाऊंगा, बहुत सिंपल था ये वाला पार्ट। तो आगे फिर बोलता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23 परचेज गुड्स फ्रॉम स्लीक
एट 25,000 सेल पे 30,000, तो ये यूआरपी वाला हो गया। आपको पता है ना, इसमें आप बस ये देखना किसने प्रॉफिट कमाया, अपन उसके रिजर्व से कम कर देंगे और करस्पॉन्डिंग सेकंड इफेक्ट अपना इन्वेंट्री का वैल्यू कम हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो इसमें भी क्या हुआ देख लो। तो बोलता है कि परचेज किया है हैमर लिमिटेड, परचेज फ्रॉम स्लीक, मतलब मैं बोलूं एस ने बेचा है एच को, सब्सिडरी ने बेचा है पेरेंट को, बराबर। तो किसके रिजर्व्स अपने को कम करने पड़ेंगे, मैं बोलूं अपने को सब्सिडरी का अदर इक्विटी कम करना पड़ेगा। अच्छा यूआरपी है कितना, 5,000 का यूआरपी है, लेकिन सारे गुड्स स्टॉक में नहीं है, सिर्फ 40% अनसोल्ड है। तो जितना गुड्स अनसोल्ड है उतना ही प्रोपोर्शनेट यूआरपी आप एलिमिनेट करते हो, तो आप बोलोगे इनटू 40%, विच इज इक्वल टू मेरे ख्याल से 2,000। तो इसका इफेक्ट क्या रहेगा, एक तरफ हम, अच्छा बाय द वे मैं यहां अज्यूम कर रहा हूं कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो डेटा ऑफ एक्विजिशन के बाद हुआ है, तभी ये चीज आती है। अगर उसके पहले हुआ तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं मानता हूं कि डेटा एक्विजिशन के बाद हुआ है, इन्होंने भी वही अजम्पशन लिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका इफेक्ट ये लेंगे कि सब्सिडरी का जो पोस्ट वाला अदर इक्विटी है, क्योंकि डेटा ऑफ एक्विजिशन के बाद का ट्रांजैक्शन है, तो सब्सिडरी का जो पोस्ट वाला अदर इक्विटी वो कम कर देंगे और सेकंड इफेक्ट अपना इन्वेंट्री का वैल्यू कम हो जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है क्या? यस, परफेक्ट। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला एडजस्टमेंट क्या बोलता है, बोलता है ऑन 1 अक्टूबर 22 मशीनरी ऑफ स्लीक वॉज ओवर वैल्यूड बाय 20,000। अगर अभी स्लीक कौन है, सब्सिडरी, और ये डेटा ऑफ एक्विजिशन का ट्रांजैक्शन है, बोलता है आपकी मशीन ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड का मतलब ये नहीं कि आपको गेन बुक करना है, ओवर वैल्यूड है मतलब आपको प्रॉपर वैल्यू पे लाना पड़ेगा, मतलब मशीन की वैल्यू गिरानी पड़ेगी। तो बेसिकली ये फेयर वैल्यू लॉस है, बराबर का 20,000 का। इसका अपन क्या करते हैं, आईएनए के जो भी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स है वो अपन प्री वाले पार्ट में लेते हैं, बराबर। अच्छा, उसके अलावा इस पर डेप्रीसिएशन का रेट दिया हुआ है 10% का। तो नॉर्मली जब भी आपके डेप्रीशिएबल असेट पे गेन या लॉस आएगा तो पोस्ट वाले पीरियड में डेप्रीसिएशन का इफेक्ट भी आएगा। ठीक है, अब यहां नॉर्मली अपने को जितने भी क्वेश्चन अपन ने किया वहां गेन आता था, तो अगर गेन आता था प्री वाले पीरियड में तो पोस्ट वाले पीरियड में करस्पॉन्डिंगली एक्सेस डेप्रीसिएशन आया करता था। इस केस में प्री वाले पीरियड में अपने को लॉस आएगा, तो लॉस आएगा तो पोस्ट वाले पीरियड में सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन आएगा। अब वो सेविंग्स निकालने के दो तरीके होते थे, या तो लॉन्ग कट करते थे अपन, जहां कभी कभी क्या होता था अपने को मशीन की देते थे फेयर वैल्यू, फिर अपन कैरिंग अमाउंट निकालते थे, फिर फेयर वैल्यू पे डेप्रिसिएशन कितना, कैरिंग अमाउंट पे डेप्रिसिएशन कितना, वो सब इतना लॉन्ग कट में कंपेयर करते थे। यहां इन्होंने क्या किया, डायरेक्टली लॉस का अमाउंट अवेलेबल है, तो इसी लॉस के अमाउंट पे रेट लगाते डेप्रिसिएशन का टू फाइंड द सेविंग्स एंड डेप्रिसिएशन। डिस्कस करो बट फिर भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये सब बातें जो मैं डिस्कस करता हूं ना, आपको तब क्लिक करेगी जब आपने चैप्टर किया हुआ है। ऐसा नहीं चैप्टर किया ही नहीं और देख रहे बोल रहे समझ रहा ही नहीं है कुछ, ऑफकोर्स नहीं समझेगा उस केस में। चलो ठीक है, मतलब इसका भी इंपैक्ट आपके कौन से स्टेप में आएगा, ये तो एडजस्टमेंट का भी इंपैक्ट आपके स्टेप 2 आईएनए के अंदर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर बोलता है कि पेरेंट कंपनी हैज अ पॉलिसी ऑफ अकाउंटिंग द एनसीआई एट फेयर वैल्यू। ठीक है, तो एनसीआई को फेयर वैल्यू पे ला देंगे, और फेयर वैल्यू पर शेयर ऑफ स्लीक 11 रुपीज दिया हुआ है ऑन द डेट व्हेन कंट्रोल ऑफ स्लीक वाज एक्वायर्ड बाय हैमर। तो जिस दिन कंट्रोल आया उस दिन फेयर वैल्यू ऑफ शेयर भी दिया हुआ है ₹11। ठीक है, तो चलो अपन उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे सर, स्टेप बाय स्टेप जाना, शांति से। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, घाई नहीं करेंगे, शांति से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख दिया करो आपका डेटा ऑफ एक्वेशन क्या है, ताकि आपको याद रहे कि कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो मैं लिख देता हूं ऊपर, क्वेश्चन नंबर 1 है ये मेरा, तो मैं लिखता हूं डेट ऑफ एक्विजिशन मेरा है 11022 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, ओके, और अपना स्टेक कितना है, 75% स्टेक है, वेरी गुड। अब अगर स्टेप वाइज जाएंगे तो स्टेप नंबर 1 सबसे पहले आप निकालोगे परचेस कंसिडरेशन। अब परचेस कंसिडरेशन आपको चाहिए ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, एज पर 110/2022। तो आपके पास है ना सिंगल एक्वेशन नहीं है, आपने स्टेजेस में एक्वायर किया, ठीक है, चीजों को। तो सबसे पहले आपने जो अभी रिसेंट ताजा 35% एक्वायर किया था ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, उसकी बात कर लो। तो जो 35% आपने एक्वायर किया, याद है 17,500 शेयर्स डिवाइड बाय 50,000 शेयर्स, है ना। ये जो आपने 35% एक्वायर किया, इसके लिए आपने कितना पे किया था, इसके लिए मेरे ख्याल से यू हैड पेड 192,500। ये तो आपने इसी दिन पे किया था, तो ये वैल्यू तो ऑलरेडी एज पर डेट ऑफ एक्विजिशन है। लेकिन मजा पता है कब आएगा, जब जो प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट है 40% का, दिस इज योर प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट, ये आपने बाय द वे कितने में एक्वायर किया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन्होंने बोला है कि आपने इसको एक्वायर किया था फॉर 2,40,000, बट आपको याद है प्रीवियस हेल्ड इन्वेस्टमेंट को क्या हम कॉस्ट पे लेते हैं क्या, ना मुन्ना ना, हम उसको लेते हैं डेट ऑफ एक्विजिशन की फेयर वैल्यू पे। सर लेकिन वो तो दे ही नहीं रखी है ना, निकाल सकते हो आप कैसे, 20,000 शेयर्स है, थोड़ी बुद्धि लगाओ, क्या इस शेयर्स की मेरे पास वैल्यू है आज की। देखो नीचे दिया हुआ था ना वो एनसीआई का जो डेटा दिया हुआ था, उसके लिए अपन यूज कर सकते हैं कि भाई जो स्लीक के शेयर्स है उनकी आज वैल्यू 11 रुपीज है, तो 20,000 जो शेयर्स है उसकी आज कितनी वैल्यू होगी, उस तरीके से आप निकाल सकते हो। अच्छा सर, हाँ हाँ, चलो अभी चला दिमाग। सर आप एग्जाम में आ जाया करो ना, दिमाग हमारा बढ़िया चलेगा। चलो ठीक है, सुन लो। तो ये ना सबसे पहले मैं बता दूंगा कॉस्ट कितनी थी इसकी। तो आप लेकर आए थे 2,40,000 में,
ठीक है, लेकिन इसकी फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन कितनी है, तो आप बोलोगे 20,000 शेयर्स इंटू 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 पिंटू चिंटू इंटू ₹11, दैट इज इक्वल टू 2,20,000। तो मैं बोला आपको नुकसान भी तो हो गया, एक फेयर वैल्यू लॉस भी आ रहा है आपको इस केस में, ये इन्वेस्टमेंट का लॉस है। ठीक है, इसको आईने से मत एडजस्ट करना भाई। जब भी आपकी प्रीवियसली हेल्ड, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, ये 103 में अपन डिस्कस करते थे कि जब भी प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट पे गेन आ जाए तो वो गेन सीआईएफएस के अंदर बुक करते थे। सिमिलरली जब भी आपको ये लॉस भी आएगा ना, तो ये लॉस भी आप सीआईएफएस के अंदर बुक करोगे। ठीक है, तो यहां है ना, आपको इंपैक्ट कैसे लेना है, पूरे बैलेंस शीट पे क्या इंपैक्ट आएगा मैं एक बार बता दूं आपको, समरी फॉर्म में सुन लो। सबसे पहले मैं मानूंगा कि ये जितना भी मेरा अमाउंट है 192,500 और ये 220 जो फेवरेबल डेट ऑफ एक्विजिशन है, ये मेरा टोटल पीसी हो जाएगा। टोटल पीसी विल बी 192,500 प्लस ये डे की तरह 240 मत लेना, 220 लेंगे अपन। तो कितना मेरा पीसी हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो इट विल बी 192,500 प्लस 220 विच विल गिव मी 4,12,500। अच्छा, अब ये पीसी का इंपैक्ट मेरे को अलग से लेने का जरूरत नहीं। हम 110 में क्या मानते थे कि ये इन्वेस्टमेंट में ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा। तो अब जो हैमर का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसमें ये ऑलरेडी होगा। ठीक है, लेकिन कितना वैल्यू होगा ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट के अंदर 412,500 पे नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट के अंदर कौन से वैल्यू पे होगा, जो ये आपका 192,500 है वो, और ये 240 है वो। तो अपन उतना प्रोपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो उतना इन्वेस्टमेंट आप एलिमिनेट करोगे। इन्वेस्टमेंट एलिमिनेट कितना करोगे, 192,500 प्लस 240,000, 432,500 का इन्वेस्टमेंट एलिमिनेट होएगा। तो सर ये जो डिफरेंस है फिर, अरे वो लॉस आपको जो आया ना, ये लॉस पेरेंट को आ रहा है, तो सीएफएस में ये लॉस कंसो अदर इक्विटी के अंदर बुक होएगा। याद है अपन स्टेप नंबर 5 बनाते हैं कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी, उसमें ये 20,000 का लॉस अपन रिकॉर्ड करेंगे। तो देखो ना, हो गया ना पूरा इंपैक्ट। फिर आपने पीसी में इतना जोड़ा, इतना लॉस रिकॉर्ड किया और इतना आपने इन्वेस्टमेंट एलिमिनेट किया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्लियर, चलो। तो आपका स्टेप नंबर 1 था, बहुत शानदार स्टेप था। मतलब देखो, अब आप इस तरीके से समझना इस चीजों को कि आपको सीखने मिल रहे हैं नया। हड़बड़ी मत मचाना कि अरे ये एग्जाम में कैसे क्लिक होता है। अब आ गया, देखो मैं ऐसा मानता हूं, जब ऐसे टाइप के नए नए क्वेश्चन आते हैं ना, जो 20 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन, तो मैं कभी आपसे एक्सपेक्ट करूंगा ही नहीं, या मैं अपने आप से भी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि मुझे 20 आउट ऑफ 20 चाहिए इसके अंदर। ठीक है, जब आउट ऑफ द बॉक्स पेपर आता है ना, तो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन में फुल लाना ही नहीं है, आपको बस अटेम्प्ट करने का कोशिश करना है। मैं बोलूं कुछ नहीं आता तो ये तो लिख लेते, थोड़ा बहुत बुद्धि लगा के ये भी ट्राई कर लेते, कुछ तो लिख के आते ना। 20 में से वो 4 5 6 मार्क जो अपने को मिलते हैं ना, वो बोनस थे अपने लिए। हमेशा इस तरीके से देखना। देखो, जब 100 मार्क का पेपर आता है तो यू नॉट एक्सपेक्टेड टू नो फुल 100 मार्क्स। जो आता है उसमें स्कोर करना, जो नहीं आता उसमें चंद वो चिंदी बिंदी मार्क्स निकालना है अपने को। चलो क्लियर, आगे बढ़ो सर। तो ये स्टेप नंबर 1 हो गया मेरा, आई होप आपको समझा रहेगा। स्टेप नंबर 2 पे आ जाते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 2 इज मेरा I&A, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। अपन स्लीक लिमिटेड का आईएनए यहां टेक ओवर करते हैं। ठीक है, चलो। अब स्लीक के आईएनए में क्या क्या आएगा, सबसे पहले अपन लेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ स्लीक लिमिटेड। तो हम तो मानते हैं जो ईयर एंड पे था वो डेट ऑफ एक्विजिशन पे होगा। तो डेट ऑफ एक्विजिशन पे अपना इक्विटी कैपिटल कितना है, दैट इज ऑन 1/10/22, इट विल बी इक्वल टू 5 लाख। ठीक है, अब बी अपन लेंगे अदर इक्विटी ऑफ एस लिमिटेड। मैं स्लीक को एस बोल दूं क्या, टाइम बचेगा थोड़ा। अब इसमें अपन करेंगे प्री पोस्ट की खेला कूदी। प्री में कब तक का बैलेंस आएगा, 1/10/22 का बैलेंस आएगा। पोस्ट में 1/10/22 से लेकर आपके बाकी ईयर एंड तक का, मतलब पोस्ट में आपके कितने महीने, पोस्ट में आपके 6 महीने फॉल करते। ठीक है, अब अपने पास कितने रिजर्व है, दो रिजर्व। अगर आपको याद रहेगा तो दोनों रिजर्व का अपने को ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या बोला हुआ है कि स्लीक के जो रिटेन्ड अर्निंग्स है उसका बैलेंस 75,000 है, और जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस कितना, देखो यहां दिया हुआ है ना, वो ये वाले एडजस्टमेंट में, और जनरल रिजर्व का है 50,000। तो चलो मैं लिख देता हूं, आ जाओ। अपन दोनों रिजर्व को साथ में ट्रीट कर लेते हैं ना, मैं अलग अलग कॉलम नहीं बनाता। ठीक है, आप चाहो तो अलग अलग कॉलम बना सकते हो, मैं तो साथ में करता हूं। जनरल रिजर्व और रिटेन्ड अर्निंग्स। जनरल रिजर्व ऑन 1/4/22 और रिटेन्ड अर्निंग्स ऑन 1/4/22। कितना दिया हुआ था, जनरल रिजर्व वॉज 50,000। अच्छा, तो पोस्ट का भी साथ में लिख दिया करो ना कि 50,000 जनरल रिजर्व का ओपनिंग है, तो पोस्ट में कितना जाएगा, रिमेनिंग 75,000 जाएगा। ओके, और रिटेन्ड अर्निंग्स कितना अपना, रिटेन्ड अर्निंग्स था अपना 2,50,000 टोटल था, तो उसमें से 75 वॉज इन ओपनिंग, तो 2,50,000 में से 75 गया तो 1,75,000 बचेगा। चलो पहले टोटल निकाल लिया करो हमेशा, तो आएगा 1,25,000 यहां, और यहां आएगा 2,50,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अच्छा, अगर आपको अभी क्रोनोलॉजी याद रहेगी तो सबसे पहले अपन टाइम एडजस्टमेंट नहीं करते, हाँ सबसे पहले अपन डिविडेंड करते हैं। तो मैं बोलता हूं एड बैक डिविडेंड, एड बैक डिविडेंड पेड बाय सब्सिडरी। अब वो क्यों ऐड बैक करते हैं मैं उस लॉजिक में नहीं घुस रहा हूं, अपने को पता है वो सब चीजें, ठीक है। तो कितना ऐड बैक करेंगे अपन? डिविडेंड का अमाउंट वाज 10%, 5 लाख का 10% 50,000 ये आप ऐड बैक करोगे, ठीक है। चलो, तो अभी आपको टोटल बैलेंस मिलेगा यहाँ 1,25,000 ही रह जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3 लाख मेरे ख्याल से, ठीक है। अब आप परफॉर्म करोगे टाइम एडजस्टमेंट, तो एड लेस टाइम एडजस्टमेंट। तो टाइम एडजस्टमेंट आएगा 6 महीने का, जो पोस्ट में बैलेंस पड़ा है 3 लाख, उस पर 6/12 करोगे आप। तो यहां 1,50,000 प्री में ऐड करोगे और 1,50,000 पोस्ट से माइनस करोगे, ठीक है। चलो, तो कितना हो गया ये आपका हो जाएगा मेरे ख्याल से 2,75,000 और उसके अलावा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1,50,000। क्लियर? यस सर। अब रुक जाना भाई, अब रुक जाना। अब बाय द वे डिविडेंड का एक इफेक्ट तो ये हो गया, नॉर्मली हम डिविडेंड का सेकंड इफेक्ट क्या देते थे, इसमें से जितना भी 75% पेरेंट का शेयर है उतना पेरेंट के कंसोलिडेटेड इक्विटी से माइनस करते थे, और जितना भी 25% एनसीआई का शेयर है उतना हम एनसीआई के ईयर बैलेंस से माइनस करते थे, क्योंकि हम मानते थे डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन का आइटम है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड इन एएस, नॉट इन एएस। इंडेस में सबको एग्जिस्ट नहीं करता, एएस में है वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड। तो इन्होंने क्या किया है, वो 50,000 का सेकंड इफेक्ट इंस्टेड ऑफ गिविंग इन एनसीआई ईयर एंड कंसोलिडेटेड इक्विटी, इन्होंने डिविडेंड को यहीं से माइनस कर दिया है, प्री वाले कॉलम से। लेस डिविडेंड पेड पेरेंट एंड एनसीआई दोनों का मिला के कितना है 50,000 ना, तो टोटल इन्होंने प्री में से माइनस कर दिया है। अब क्यों किया, कैसे किया, यही तो गलती है। तुम समझ रहे हो क्या? अब प्रॉब्लम क्या है, बेचारे जिस बच्चे ने वो जो करेक्ट ट्रीटमेंट है जो इन्होंने अपने मॉडल में किया हुआ है, जिस बच्चे ने वो ट्रीटमेंट किया उनको मार्क्स मिलना चाहिए था ना। अब मिला कि नहीं मिला पता नहीं भाई, देख लेना जो भी है तुम, मैं बता रहा हूं इन्होंने क्या किया हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने इसको माना है प्री एक्विजिशन डिविडेंड। अब आइडियली यार देखो, अगर प्री एक्विजिशन डिविडेंड है ये, तो प्री एक्विजिशन में तो है ना शायद पेरेंट सब्सिडरी का 70% स्टेक था भी नहीं, पेरेंट का कंट्रोल भी नहीं था उसके समय तो, बट जो भी है ठीक है। एनीवेज, अब ज्यादा उस पर क्या ही चर्चा करें। तो इसका मतलब सर ये समराइज कर रहे हो क्या आप कि ये तो इफेक्ट सेम था, लेकिन जो सेकंड इफेक्ट देना होता है जहां हम पेरेंट और एनसीआई के इससे माइनस करते हैं, उन्होंने वो प्री वाले मतलब बेसिकली आईएनए से एडजस्ट कर दिया उसको। यस, ये याद कर लेना, ठीक है। तो ये सर एक नया चीज था जो हमको आज मालूम पड़ा कि इन्होंने क्या रायता फैलाया हुआ है। वेरी गुड। तो ये हो गया 2,25,000, ये हो गया 1,50,000। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। उसके अलावा और क्या आएगा आईएनए में, जरा देख लेते हैं ना, अपन लाइन से चले जाते हैं। तो पहले ये तो मैंने ले चुका, पीसी में आ गया इसका इंपैक्ट। इसका तो अपन नया एडजस्टमेंट सिर्फ एंट्री मारनी है, ये अपन इंपैक्ट ले लिया, डिविडेंड का अपन इंपैक्ट ले लिया। अरे बोनस की बात है, अब मैंने क्या बोला था, बोनस में आप कुछ नहीं, बोनस इज नथिंग बट अ कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। उसमें क्या होता है, आपका रिजर्व कम होता है और आपका इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाता है। तो मैं बोलूं अगर आपका प्री वाला रिजर्व कम होगा और आपका इक्विटी कैपिटल बढ़ेगा, अगर बोनस दे भी दोगे तो भी क्या इंपैक्ट हुआ, एक तरफ आपका प्री वाला रिजर्व गिरेगा और एक तरफ आपका प्री वाला इक्विटी कैपिटल बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका आय ने तो सेम ही रहा ना, आपका आय ने तो सेम ही रहा, तो इफेक्ट नहीं देते तो भी चलता, इन्होंने दिया हुआ है तो अपन भी दे देंगे। बताओ कैसे दिया हुआ है इफेक्ट, देखो जरा। इन्होंने बोला है कि चलो बोनस दोगे तो आपका रिजर्व कम होता है, तो आप बोलोगे लेस बोनस शेयर्स इशूड। 5,000 शेयर्स थे बोनस के, याद है आपको, 1/10 के रेशियो में, और ₹10 का फेस वैल्यू है, तो कितना आएगा 50,000 आपका कैपिटल कम होएगा प्री का, और यही 50,000 आपका 50,000 आपका रिजर्व कम होएगा, और यही 50,000 आपका ऐड होएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में। मतलब बेसिकली नेट इफेक्ट तो आईएनए में सेम ही है, एक प्री वाला आईएनए गिर रहा है और एक तरफ वही वाला इक्विटी कैपिटल बढ़ रहा है, तो बात तो सेम ही है भाई, ठीक है। अब ये इफेक्ट कब कैसे देना होता है, जब इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा था, नो अकाउंटिंग इफेक्ट हैज बीन गिवन, तो अगर आप इफेक्ट दे भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो, अब आप बोलते हो सर लेकिन ये रेजोल्यूशन तो डेटेड 20 फेब थी, तो ये बोनस तो अपने को पोस्ट में दे देना चाहिए था, इन्होंने प्री में से दिया है। इन्होंने बोला पोस्ट में हमारे पास बैलेंस नहीं होगा, हम प्री में से देंगे। आप पढ़ लेना इन्होंने क्या बोला हुआ, देख लो, आपको चाहिए तो दिखाता हूं मैं, इधर ज्ञानबाजी दिया हुआ है। किधर दिया हुआ बताता हूं मैं। इट इज अज्यूम्ड दैट बोनस शेयर्स आर इशूड फ्रॉम प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व। ये मैं नहीं कहता, वो खुद यही मानते हैं। चलो जाने दो, जो भी है।
ठीक है, देखो बोनस के ना डिस्कशन एएस में आते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से आते हैं। इफेक्ट दिया, पोस्ट में देते तो क्या होता, प्री में से देते तो क्या होता, मतलब पोस्ट में देते तो क्या होता, बाई चांस इन्होंने ये भी बोला आप चाहो तो पोस्ट में से भी दे सकते हो। बाई चांस अगर आप पोस्ट में से देते तो फिर आप 50 यहां से माइनस नहीं करते, आप 50 यहां से माइनस करते और फिर आपका आईएनए बढ़ता। देखो अगर आप प्री में से इफेक्ट दे रहे हो ना, तो प्री वाला रिजर्व गिर रहा है और प्री वाला इक्विटी कैपिटल बढ़ रहा है, तो आईएनए सेम है। लेकिन अगर आप पोस्ट में से बोनस देते तो आपका पोस्ट वाला ये गिरता रिजर्व, लेकिन आपका प्री वाला कैपिटल बढ़ता, तो फिर आईएनए पे इंपैक्ट आता। तो इसलिए इन्होंने नीचे लिखा हुआ भी है कि बाय चांस इफ एनी स्टूडेंट अज्यूम्स कि आप पोस्ट में से देते हो, कि हमने पोस्ट में से दिया है, तो इन सच अ केस जनरल रिजर्व, नेटवर्थ, बार्गेन परचेज, एनसीआर सब कुछ चेंज हो जाता है उस केस में। बट ठीक है, अभी इन्होंने प्री वाला अज्यूम किया तो अपन भी प्री वाला अज्यूम करेंगे। ठीक है, चलो। तो मैंने आई होप मैंने आपको बोनस का एक थोड़ा बहुत डिस्कशन देने का ट्राई किया है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चलो ठीक है सर, तो मैं मानता हूं ये बोनस दिया हुआ है। फ्रॉम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, तुम समझ रहे हो क्या? देखो बोनस में भी थोड़ी दिक्कत है इनके सोल्यूशन में, और डिविडेंड के अंदर भी थोड़ी दिक्कत है इनके सोल्यूशन में। ये दो दिक्कतें तो है। चलो आगे बढ़ जाते हैं अभी। तो भाई साहब कितना हो गया फिर ये? 2,25,000 में से 50 गया तो कितना बचेगा? 1,75,000, और ये अब तक 1,50,000 बचा है। क्या और कोई एडजस्टमेंट बाकी है क्या? एक सेकेंड, सॉरी, डिविडेंड गया, हाँ ठीक है। क्या और कोई एडजस्टमेंट बाकी है क्या? लेट मी सी। डिविडेंड हो गया, बोनस हो गया, उसके अलावा ये तो इंटर कंपनी है, बाद में देखेंगे। हाँ, ये एक तो यूआरपी का एडजस्टमेंट बाकी है और एक ये वाला बाकी है, डेप्रीसिएशन फेयर वैल्यू वाला। तो ये पहले अपन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कर लेते हैं, फिर अपन यूआरपी का करेंगे। तो एड लेस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स, तो उसमें सबसे पहले फेयर वैल्यू लॉस ऑन मशीन। कितने का लॉस है बोला है? ओवर वैल्यू है 20,000 से, तो गिराना पड़ेगा अपने को, तो 20,000 का फेयर वैल्यू लॉस है। और जब भी फेयर वैल्यू लॉस आएगा, अभी जैसे गेन होता तो अपन लिखते हैं यहां एक्सेस डेप्रीसिएशन, अभी लॉस है तो अपन बोलेंगे एड सेविंग्स इन डेप्रीसिएशन। अब सेविंग्स निकालने के दो तरीके हो सकते थे, लॉन्ग कट तरीका जो अपन क्लास में भी सीखते थे, बट इन्होंने डायरेक्टली किया हुआ है कि भाई डायरेक्टली लॉस का अमाउंट पकड़ा 20,000 इंटू 6 मंथ्स डिवाइड बाय 12 मंथ। 6 मंथ्स क्यों किया आपने? क्योंकि पोस्ट में से 6 महीने ही है ना, और इंटू 10%, क्योंकि रेट कितनी है डेप्रीसिएशन की? 10% की रेट है, तो कितना हो जाएगा भाई? 1,000। बेवकूफों की तरह माइनस मत कर देना, ये सेविंग्स है, सेविंग्स है, सेविंग्स है, तो ये ऐड करना है। ठीक है, उसके अलावा और क्या? उसके अलावा एक यूआरपी का एडजस्टमेंट है, तो मैं बोलूंगा लेस यूआरपी एडजस्टमेंट। मैंने क्या बोला था? यूआरपी में प्रॉफिट किसने कमाया उसके रिजर्व कम होंगे, सब्सिडरी ने प्रॉफिट कमाया, सब्सिडरी के रिजर्व कम करने हैं अपने को। ठीक है, तो कितना था भाई? वो 5,000 का प्रॉफिट कमाया था यूआर, बट उसमें से 40% ही अनसोल्ड है, तो उतना ही यूआरपी आप एलिमिनेट करोगे, तो कितना है? 2,000 पोस्ट में से एलिमिनेट करना। इसका अपन सेकंड इफेक्ट कहां देंगे? सेकंड इफेक्ट अपन इन्वेंट्री के अंदर दे देंगे इसका। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, मेरे ख्याल से मैंने आईएनए के सारे एडजस्टमेंट कर लिया, आई कांट सी एनी अदर एडजस्टमेंट। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, तो कितना हो जाएगा ये? तो ये आपका हो जाएगा 1,55,000, और ये आपका हो जाएगा 150 प्लस 1,000, 151 माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका 1,49,000। ठीक है, तो ये 1,55,000 आपके आईएनए का पार्ट बनेगा, और ये 149 आपके हैमर और एनसीआई के बीच में बढ़ जाएगा। तो इसमें से 149 में से 75% मिलेगा हैमर को, और 25% मिलेगा एनसीआई को। वाह मोदी जी वाह, मजा आ गया। ठीक है, तो टोटल आईएनए लिखना भूलना मत। आईएनए आपका सिर्फ 1,55,000 नहीं है, इक्विटी कैपिटल भी तो है, तो आईएनए कितना रहेगा आपका? इक्विटी कैपिटल प्लस प्री वाला अदर इक्विटी। अच्छा, इक्विटी कैपिटल में 5 लाख तो था, प्लस 50,000 का अपन ने बोनस भी ऐड किया था, प्लस 1,55,000। ध्यान रखना, तो कितना हो जाएगा? ये भूलना मत, ये भूलना मत, ये बोनस वाला अमाउंट है, लिखा था ना मैंने ऊपर। हाँ ठीक है, कितना हो जाएगा हीरो लोग मेरे? तो 6,55,000 में 7,05,000 हो जाएगा मेरे हिसाब से। ये 7,05,000 आपका हो गया। ठीक है, ये आपका स्टेप नंबर 2 आईएनए हो जाता है कंप्लीट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छा, इसका भी बाइफिकेशन करना तो कर सकते हो। 1,49,000 इंटू 75% कितना आ जाएगा? 1,11,750, और ये 1,49,000 इंटू 25% कितना हो जाएगा? 37,250। बाई चांस मैं कोई भूल से ऐसे गलती से कोई अमाउंट ऊपर नीचे लिख दूं तो ध्यान रखना, आप मतलब समझ जाना ऐसे। चलो ठीक है, ये हो गया स्टेप 2। अब आएंगे स्टेप 3 पे। स्टेप 3 क्या बोलता है? एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अपन एनसीआई 2 दिन पे निकालते हैं, एक निकालते हैं अपन डेट ऑफ एक्विजिशन पे। अब डेट ऑफ एक्विजिशन पे येडी की तरह पीएसएन मत करना, क्वेश्चन में बोला गया फेयर वैल्यू मेथड यूज करना है, तो कैसे करोगे? तो 50,000 में से एनसीआई के पास कितने शेयर्स है, शेयर्स हेल्ड बाय एनसीआई, पहले वो निकालो।
तो सर एनसीआई के पास 25% है, तो आप बोलोगे 50,000 शेयर जो सब्सिडरी के है उसमें से 25% एनसीआई के पास है, तो कितने 12,500 मल्टीप्लाई बाई दी फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू ₹11 थी, याद है क्या आपको? तो कितना आएगा एनसीआई का वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन? तो 12,500 इंटू 11 विल गिव मी 137,500। ठीक है, उसके अलावा अपन निकालते थे एनसीआई ऑन ईयर एंड ऑल्सो, तो इसमें अपन सबसे पहले लिखते थे ओपनिंग 137,500, फिर एनसीआई का जो पोस्ट वाला हिस्सा है वो, ठीक है, पोस्ट वाला हिस्सा कितना था एनसीआई का? पोस्ट वाला हिस्सा 37,250। नॉर्मली हम यहां से डिविडेंड माइनस करते थे यहां से, बट इन्होंने नहीं किया। इन्होंने क्या बोला हुआ? इन्होंने डायरेक्टली पूरा इंपैक्ट डिविडेंड का प्री वाले में से माइनस कर दिया। ध्यान रखना, मतलब डिविडेंड आईएनए से एडजस्ट हो गया, सॉरी इधर आईएनए से एडजस्ट हो गया। देखो अभी मैं आपको राइट भी बता रहा हूं और जो इन्होंने किया वही बता रहा हूं, ठीक है? हाँ, मुझे गुस्सा मत करना, मेरी गलती नहीं है भाई। तुम मालूम पड़ा बोलोगे आकाश कंदो आप ऐसा क्यों कर रहे हो सर? मैं क्या करूं यार, मैं तो देखो मासूम आदमी हूं। ठीक है सर, चलो ये हो गया एनसीआई आपका, 2 दिन पे निकल गया एनसीआई। ठीक है, तो दो क्यों निकाला सर एनसीआई? अरे पहला वाला एनसीआई गुडविल के लिए काम आएगा, दूसरा वाला एनसीआई जब बैलेंस शीट बनाएंगे, सीएफ बनाएंगे तो वहां काम आएगा। ठीक है सर, आगे स्टेप नंबर 4 दैट इज गुडविल स्लैश जीबीपी। ठीक है, अब पीसी कितना है? पीसी आपने टोटल देखो, एक तो आपने पीसी 40% के लिए दिया था, प्लस आपका नहीं सॉरी 35% के लिए दिया था, और प्लस आपका था प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट, वो 40% का लेंगे अपन। पीसी 35% का कितना था रे? ऊपर लिख रखा है ना अपन ने, 192,500 था, और प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट अपन लेते हैं फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, वो कितना है हीरो लोग मेरे? दैट वाज 2,20,000 प्लस अपन करेंगे एनसीआई ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन 137,500 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अरे यस सर नो, अरे यस सर नो, यस सर। लेस करेंगे आईएनए, 100% आईएनए लेस कर देना, कितना आ जाएगा? 7,05,000। तो कितना हो गया आपका? 192,500 प्लस 2,20,000 प्लस 137,500 माइनस 7,05,000 विच गिव मी 155 का नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये जीबीपी है। जीबीपी जाएगा आपके कैपिटल रिजर्व में, तो बेसिकली आपके अदर इक्विटी में एडअप होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें एक और दिक्कत है कंसेप्चुअली। आप जिस सब्सिडरी को एक्वायर कर रहे हो उसमें जीबीपी अराइज हो रहा है, बट इस सब्सिडरी के बुक्स में अगर आप ध्यान से देखोगे बैलेंस शीट में गुडविल दिया हुआ है, तो आइडियली ये नेट होना चाहिए। मतलब तुम जिस सब्सिडरी को एक्वायर कर रहे हो उसमें एक तो गुडविल दिख रहा है, चलो इसका कोई पहले का गुडविल रहेगा जो इसने दूसरी कंपनी को परचेस किया रहेगा, बट जिस कंपनी में गुडविल है उस कंपनी को एक्वायर करने पे अगर तुमको जीबीपी आता है ना, तो पॉसिबल वो कंसेप्चुअली रॉन्ग चीज है ये। क्योंकि अगर तुम एक्वायर किसी अच्छी कंपनी को कर रहे हो तो या तो उसका गुडविल होएगा, तो यहां भी गुडविल आना चाहिए था, और अगर कंपनी वो खराब है तो उसका गुडविल इंपेयर होकर राइट ऑफ हो जाना चाहिए था, या फिर नहीं हुआ रहेगा तो आज आपको नेट ऑफ करना चाहिए था, बट इन्होंने नहीं किया, तो इन्होंने नहीं किया तो अपन भी नहीं करेंगे। ठीक है, चलो ओके, मतलब इन्होंने अपने लिए काम आसान ही किया, वैसे बोलो इतना दिमाग मत लगाओ तुम। ओके, फिर आएगा स्टेप नंबर 5 दैट इज गोइंग टू बी कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी। ठीक है, चलो तो इसमें अपन किसका लिखते हैं? सबसे पहले अपन लिखते हैं पेरेंट का अदर इक्विटी। कितना है रे हीरो लोग पेरेंट का अदर इक्विटी? तो पेरेंट का अदर इक्विटी है 5,50,000। देखो मेरे को यहां दिख गया 5,50,000 है पेरेंट का अदर इक्विटी, लिख देता हूं मैं। सो 5,50,000 बराबर। उसके अलावा अपन क्या ऐड करेंगे? जो पोस्ट में पेरेंट का हिस्सा था वो बराबर, पहले वो ऐड करो, पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऑफ प्रॉफिट पेरेंट का। तो मेरे ख्याल से आया था वो 1,11,750 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस यस 1,11,750 आया था। ए डोंट वरी, आई विल अपलोड द बोन नोट्स ऑन टेलीग्राम। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक, जाओ डाउनलोड करो, देख लेना मस्त। ठीक है, उसके अलावा लेस। अब क्या करना है सुनो, एक चीज और आएगी इसके अंदर। आपको पता है जो आपके प्रीवियस इन्वेस्टमेंट है उस पर आपको लॉस हुआ था 20,000 का, वो यहां एडजस्ट करना आपको। ठीक है, तो वो मैं एडजस्ट कर लेता हूं। तो लेस प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट पे जो लॉस है, इन्होंने पता है गेम का खेला। नॉर्मली वी आर यूज्ड टू हैविंग प्रॉफिट्स, तो वहां लॉस दे दिया इन्होंने 20,000 का। उसके अलावा पता है जो जीबीपी आया था, वो जीबीपी भी आप यहां दिखा सकते हो। जीबीपी ब्रैकेट में लिखा करो, कैपिटल रिजर्व का एलिमेंट है। कितना? 1,55,000। सर और क्या आएगा? एक और आइटम आएगा, एक बार के लिए छोड़ दो इसको। ठीक है, मैं थोड़ा ब्लैंक छोड़ रहा हूं, टोटल मत निकालना इसका। ठीक है, अब स्टेप मेरे सारे स्टेप तो हो गए। अब लेट मी सी, मैंने कोई एडजस्टमेंट छोड़ा है क्या? मैंने पहला एडजस्टमेंट कंसिडरेशन में ले लिया। दूसरा ये था ना नया एडजस्टमेंट, इसको जब
देखो जो कोई भी एडजस्टमेंट अगर मेरे किसी स्टेप पे इंपैक्ट नहीं कर रहा है, इसको मैं एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट बोल के नीचे अकाउंट फॉर कर लूंगा। अब बोला क्या है, 8% डिबेंचर जो स्लीक के है, जिसका वैल्यू 35,000 है, वो हमने 84 में एक्वायर किया। इंटर कंपनी है, दोनों एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब हैमर के लिए ये जो एक्वायर किया ये उसके लिए इन्वेस्टमेंट होगा, और सब्सिडरी के लिए ये उसकी बोरिंग या लाइबिलिटी होगी। तुम समझ रहे हो क्या? तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सब्सिडरी के बुक्स में क्या कोई बोरिंग्स दिख रही है 1 लाख की? अगर आप नोट्स में देखोगे तो नीचे नोट्स में उसका बोला हुआ भी है कि ये दिस 1 लाख रिप्रेजेंट्स 8% डिबेंचर। तो ये पूरा 1 लाख एलिमिनेट मत करना, इसमें से जो 35,000 का नॉमिनल वैल्यू किसके पास है? पेरेंट के पास है, तो वह अपन एलिमिनेट करेंगे। और ये हैमर के बुक्स में इन्वेस्टमेंट में दिख रहा होगा, तो हैमर का जो इन्वेस्टमेंट है ना, दिस विल ऑल्सो रिड्यूस बाय 84,000 है। सर आप लाइबिलिटी गिरा रहे हो 35,000 से, आप असेट गिरा रहे हो 84,000 से, जो बीच का डिफरेंस है वो वही तो आपका नुकसान है, वो आपके अदर इक्विटी से एडजस्ट होएगा। तो अब एक काम करता हूं सर, ये ना हमको जरा समझा नहीं, आप एंट्री मार के बताओ सर। आओ मुन्ना एंट्री मार के दिखाता हूं आपको, इधर आओ। तो मैं इसको नेम कर रहा हूं एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट्स के नाम से, ठीक है। तो पहला एडजस्टमेंट है मेरा डिबेंचर वाला, तो ऐसा मान लो आपको एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो जब लाइबिलिटी एलिमिनेट करनी है तो अपन डेबिट करते हैं ना, मैं एंट्री के फॉर्म में समझाता हूं। जब लाइबिलिटी एलिमिनेट करनी है मैं डेबिट करता हूं, तो मैं बोलता हूं 8% डिबेंचर जो मेरी बोरिंग्स है, ठीक है। अब लाइबिलिटी अपन ने क्या डिसाइड किया था, अपन 35,000 फेस वैल्यू पे एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि सब्सिडरी के बुक्स में उसी वैल्यू पे मैं मानता हूं, ठीक है। उसके अलावा जो मेरा इन्वेस्टमेंट है, जो पेरेंट के लिए इन्वेस्टमेंट था ना, वो होगा एलिमिनेट 84,000। अब डेबिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है, बेसिकली ऐसा मान लो आपने महंगे में एक्वायर किया था, आपके लिए नुकसान हो गया होगा ऐसा। तो कंसो अदर इक्विटीज एडजस्ट किया हुआ है, कितना एडजस्ट किया हुआ है? 35 माइनस 84 विच इज इक्वल टू 49,000। अब कंसो अदर इक्विटी डेबिट हुआ तो लॉस है ना, ऐसे। सॉरी ये तो बड़ा ट्रिकी एडजस्टमेंट था, अरे कोई बात नहीं, अभी समझ गए ना आप, ठीक है। तो बोलेंगे लेस, मैं बोल दूं लॉस, एक्चुअली एक तरीके से ना इसको बोलते हैं कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर्स, लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर्स। एक तरीके से आप कैंसिल ऑफ कर रहे हो ना, कैंसिलेशन, लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर्स। कितना? 49,000। समझे डबल इफेक्ट कैसे आएगा? लाइबिलिटी इतने से कम, असेट इतने से कम, और मेरा बाकी जो नुकसान है वो मैं अदर इक्विटी के अंदर बुक करूंगा। और अच्छा एक और एडजस्टमेंट था ना, वो इंटर कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेएबल, है ना, याद है क्या? एक और एडजस्टमेंट देख ही लेते, कौन सा था? तो मेरा ये भी हो गया, अभी न्यू एडजस्टमेंट ये हो गया। उसके अलावा डिविडेंड बोनस की मैंने बात आपसे कर ली। ट्रेड रिसीवेबल मैंने क्या बोला, भले ही 2 लाख का इंटर कंपनी है, बट उसमें से 50,000 बैंक के पास चला गया अभी, तो सिर्फ 1,50,000 का इंटर कंपनी है, तो मेरा ट्रेड पेबल ट्रेड रिसीवेबल दोनों गिरेगा। तो ट्रेड पेबल गिराने के लिए आप एंट्री क्या मारोगे? ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल हाउ मच 1.5 लाख, 1.5 लाख इंटर कंपनी एलिमिनेट कर देंगे। ये सबका इंपैक्ट अपन बैलेंस शीट में ले लेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। तो उसके अलावा मेरे ख्याल से और कोई एडजस्टमेंट बचा नहीं है। अब तो अपन बैलेंस शीट बढ़िया बना लेंगे, साथ में बनाते आ जाओ, है ना, साथ में बना ही लेते। 5 लाख पहले इसका निकालो टोटल, 5,50,000 प्लस 111,750 माइनस 20 प्लस 1,55,000 माइनस 49,000, तो मेरे ख्याल से आएगा 747,750, ठीक है। चलो बैलेंस शीट कर लो। हाँ भाई, बैलेंस शीट में ऐसा लगता है अरे बैलेंस शीट में क्या है, हो ही जाएगा, सिली मिस्टेक होने का बड़ा चांस होता है, ठीक है। आ जाओ, आओ मुन्ना आओ। तो सबसे पहले कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ हैमर लिमिटेड ऑन 31 मार्च 23। प्लीज क्वेश्चन खुला रखना अपने पास में, ठीक है। चलो वाह क्या लाइन मारी, मस्त मजा आ गया, ठीक है। ये रुपीज वाला कॉलम है मेरा। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा असेट्स, असेट्स में बोलूंगा नॉन करंट असेट, उसमें बोलूंगा पीपी। अब पीपी में क्या क्या था हीरो लोग मेरे पास, तो पीपी में आई हैड 6 लाख प्लस 3,25,000। क्या पीपी के ऊपर का एडजस्टमेंट था? हाँ था ना, फेयर वैल्यू लॉस और सेविंग्स एंड डेप्रिसिएशन, उसका भी इंपैक्ट ले लेंगे। आ जाओ क्वेश्चन खुला रखूंगा। तो मैं बोलूंगा पीपी में था मेरे पास 6 लाख प्लस 3,25,000। अब उसमें था एक फेयर वैल्यू लॉस, तो माइनस 20,000, और सेविंग्स एंड डेप्रिसिएशन अपन ऐड करेंगे भाई, फायदा है अपने लिए वो। तो मैं लिख भी दूं ये दोनों क्या है, एक है फेयर वैल्यू लॉस और एक है सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो निकालो टोटल, 6 लाख प्लस 3,25,000 माइनस 20 प्लस 1। इधर आप मिस्टेक क्या करोगे, आप +1 के बदले -1 कर दोगे, तो मजा आ जाएगा एकदम ही। उसके अलावा इनटेंजिबल असेट्स,
ठीक है, इंटेंजिबल दो ही, उसमें कोई चेंजेस ही नहीं है। 1,25,000 प्लस 75 कितना आएगा? 2 लाख। उसके अलावा है इन्वेस्टमेंट्स। अब इसमें मजा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये जो पेरेंट की जो इन्वेस्टमेंट दिख रही है, नॉर्मली व्हाट वी आर यूज्ड टू डूइंग इज, ये जितना भी इन्वेस्टमेंट है ये सिर्फ सब्सिडरी के नाम का होता है नॉर्मली, बट यहां ऐसा नहीं है। टोटल 6,25,000 है। इसमें से एक तो जो डिबेंचर का इन्वेस्टमेंट था वो एलिमिनेट होएगा 84,000 का। उसके अलावा पता है अपना जो पीसी आया था ये वाला 412,500, इसमें से पता है अपन क्या पीसी को अलग से एलिमिनेट नहीं करते, मतलब पीसी के लिए अलग से कैशबैक कम नहीं करते, हम बोलते हैं ये ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड था तो अपन इन्वेस्टमेंट कम करते हैं। तो 192,500 का इन्वेस्टमेंट और 2,20,000 मत कम करना, हम मानते हैं इन्वेस्टमेंट हमारी कॉस्ट पे होगी, तो जो भी कॉस्ट थी वो दोनों कम हो जाएगी। तो मेरा इन्वेस्टमेंट दो रीजन की वजह से गिरेगा, एक तो जो मेरे पास इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट है 75% वो, उसके अलावा जो 84,000 का डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट है वो इंटर कंपनी बोल के किया था ना एलिमिनेट अपन ने, ये वाला कौन सा, ये वाला 84,000 जो इन्वेस्टमेंट कम किया था वो। तो सर लिख के दिखाओ ना फटाफट से एक बार। सबसे पहले मैं ऐसा बोलता हूं, पेरेंट का कितना था? पेरेंट का था 6,25,000, इसमें से पहले तो आप 192,500 और वो 2,40,000, ये आपका जो पीसी का इंपैक्ट है वो ले लिया। उसके अलावा जो 84,000 है जो डिबेंचर अपने कैंसिल हो रहे हैं, ये तो सिर्फ पेरेंट का था, सब्सिडरी का फिर अलग से ऐड कर देना। सब्सिडरी का इन्वेस्टमेंट कितना है? 1,25,000 है मेरे हिसाब से, देखोगे ऊपर दिखेगा आपको। तो कितना होएगा हीरो लोग? तो इट विल बी 6,25,000 माइनस 192,500 माइनस 2,40,000 माइनस 84 प्लस 1,25,000 विच गिव्स मी 2,33,500। बढ़िया, मजा आ गया सर, इसलिए बोल रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसको रेड में हाईलाइट कर देता हूं। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। फिर आपका आएगा करंट असेट। करंट असेट में एक बार जाके देखते हैं क्या क्या है अपने पास। करंट असेट में इन्वेंट्री, फिर फाइनेंशियल असेट में ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या इन्वेंट्री में कोई एडजस्टमेंट है? नहीं सर, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। है इन्वेंट्री में एडजस्टमेंट, यूआरपी का 2,000 रुपया कम करना है ना। हाँ, तो आओ, तो सबसे पहले है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की वैल्यू थी अपनी 1,25,000 प्लस 1,60,000 माइनस 2,000 रुपए का यूआरपी, तो कितना हो जाएगा? मेरे ख्याल से 2,83,000 हो जाएगा। उसके अलावा आपका है फाइनेंशियल असेट, उसमें है ट्रेड रिसीवेबल और सीसी। ट्रेड रिसीवेबल याद है इंटर कंपनी था, तो सबसे पहले कितना है ट्रेड रिसीवेबल? तो मेरा ट्रेड रिसीवेबल है 3,25,000 है, इसमें से 1,50,000 कम हो जाएगा और 2,90,000 है, ठीक है। तो आ जाओ मैं कर लेता हूं। 3,55,000 इसमें से पहले इंटर कंपनी करो एलिमिनेट, प्लस 2,90,000। अब बात लास्ट में भी लिखोगे तो भी चलेगा, इंटर कंपनी। तो मेरे ख्याल से कितना बचेगा? 3,25,000 माइनस 1,50,000 प्लस 4,65,000 बचता है। उसके अलावा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट उसमें कोई चेंज ही नहीं है, तो वो कितना 1,50,000 और 3,50,000 है। $5 टोटल मारता है अपन, बाद में मारते। चलो फिर आएगा अपना इक्विटी एंड लाइबिलिटी। उसमें पहला आएगा इक्विटी, उसमें आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी और एनसीआई। इक्विटी कैपिटल सिर्फ और सिर्फ पेरेंट का आता है, ओनली हैमर का आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। येडे की तरह सब्सिडी का मत ऐड करना 10 लाख। सर इक्विटी कैपिटल बढ़ना चाहिए ना बोनस की वजह से, अरे वो सब्सिडी का कैपिटल बढ़ा है, पेरेंट का नहीं बढ़ा है, ध्यान रखना। अदर इक्विटी अपन स्टेप 5 से कॉपी कर सकते हैं, स्टेप 5 में अपन ऑलरेडी निकाला हुआ है, इट इज 747750। एनसीआई अपन स्टेप 3B से कॉपी कर सकते हैं, ईयर एंड का एनसीआई निकाला हुआ है अपन ने 174,750। वाह सर मजा ही आ गया। फिर आपका आएगा लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में आएगा नॉन करंट लाइबिलिटी, उसमें पहला है नॉन करंट के अंदर भी मेरे ख्याल से फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। फाइनेंशियल लाइबिलिटी में है बोरोइंग्स, और वो बोरोइंग में है 8% डिवेंचर। डिवेंचर याद है क्या? पूरा 1 लाख मत लिखना, वो 1 लाख का अमाउंट था, लेकिन उसमें से 35,000 वॉज इंटर कंपनी ना, वो डिवेंचर कैंसिल किया, वो 8% डिवेंचर कैंसिल, तो कितना बचेगा? 65,000 बचेगा, बराबर। फिर आपका आएगा करंट लाइबिलिटी। कितना है करंट लाइबिलिटी?
तो करंट लायबिलिटी अपन देख लेते एक बार क्या क्या था करंट लायबिलिटी के अंदर। करंट लायबिलिटी में मेरा है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरिंग, बैंक ओडी और ट्रेड पेबल। ठीक है चलो, तो ट्रेड पेबल भी इंटर कंपनी था, याद रखना हो। तो इसमें है फाइनेंशियल लायबिलिटी, ठीक है, उसमें है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स और शॉर्ट टर्म बोरिंग में है बैंक ओडी। बैंक ओडी का वैल्यू वाज 1 लाख प्लस 50,000। तो कितना बनेगा वो, इट विल बिकम 1,50,000। और क्या था अपना ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल था 3 लाख प्लस 3 लाख, बट इसमें से याद है इंटर कंपनी था 1,50,000। तो ये कितना बचेगा मेरे ख्याल से 4,50,000 बचेगा, टोटल मारेंगे। ठीक है चलो टोटल मारने का ट्राई करें, देखते मैच करता है कि नहीं करता है। 9,06,000 प्लस 2 लाख प्लस 233,500 प्लस 2,83,000 प्लस 4,65,000 प्लस 5 लाख, इधर आ रहा है 25,87,500। जय माता दी, देखते राइट मैच करता है कि नहीं करता है। 10 लाख प्लस 74,77,50 प्लस 174,750 प्लस 65,000 प्लस 1,50,000 प्लस 4,50,000। वाह 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 वाह, 25,87,500 बराबर, ये हो गया टैली। ठीक है, अब ज्यादा सर वाह वाह मत करो, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन था, मैं खुद मानता हूं क्वेश्चन वाज डिफिकल्ट, प्लस मैं बोलता हूं क्वेश्चन समझने से ज्यादा दिक्कत पता है किधर आई, इवन व्हेन आई वाज लुकिंग एट द सजेस्टेड, मेरे को इनके जो ट्रीटमेंट है वो समझने में मुझे टाइम चला गया। तो एज अ स्टूडेंट ऑल्सो, मतलब मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप ये एग्जाम में टैली करके आप पूरे 20 मार्क लेकर आओ, नहीं यार, मेरी एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, ट्रिकी क्वेश्चन जितना है थोड़ा बहुत तो कर सकते थे ना, जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, फेयर वैल्यू गेन लॉस बुक करना बैलेंस शीट में, ये एलिमेंट तो आप निकाल सकते थे डायरेक्टली, तुम समझ रहे हो, ये तुम कर सकते थे डायरेक्टली, थोड़ा बहुत बुद्धि लगा के आपको शायद पीसी निकल जाता। तुम समझ रहे हो इन्वेंट्री में कितना दिखाना होता, देखो स्टेप्स नहीं कर पाओ, लेकिन बैलेंस शीट के कुछ आइटम के अमाउंट तो लिख ही पाते ना आप, ऐसे स्कोर करना है आपको, तुम समझने का ट्राई कर रहे हो क्या, थोड़ा बहुत जो भी ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन में वो जो भी आप 5 6 7 मार्क निकाल सको, मजा आ जाता है उसके अंदर। तुम समझ रहे हो मेरी बात, यस सर, चलो ठीक है, एटलीस्ट नाउ वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर दिस, आई होप दिस इज गुड टू एवरीवन। चलो, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 1 वाला पूरा 20 मार्क का क्वेश्चन हो गया। ठीक है चलो, एक बार मैं चार्जर फटाफट ले आऊंगा, चार्जिंग खत्म हो रहा है, गिव मी अ मिनट। चलो आ गया बढ़िया चार्जर, मेरे ख्याल से ये चार्जर आ गया, अब आ जाओ फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये तो किस पे, सीएसआर पे, सीएसआर तो हो गया गो गोवा गॉन, तो काय का क्वेश्चन क्या डिस्कस करें इसके अंदर, छोड़ो उसको, आगे बढ़ो। अच्छा 2B, दिस इज ऑलरेडी अ क्वेश्चन ऑफ मॉड्यूल। अच्छा एक काम करेंगे, देखो अभी है ना, आपको ही पता आपका भी समय कीमती है ना, मेरे से ज्यादा कीमती आपका समय, जो तो रेपिटेटिव क्वेश्चन है वो वापस बार बार डिस्कस करने का जरूरत नहीं, आपने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है बराबर। तो दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ मॉड्यूल, ये एग्जाम में भी एक बार पहले आया हुआ है। तो मॉड्यूल में क्वेश्चन जब दिया हुआ है ना, तो ये क्वेश्चन है ना, मतलब यहाँ अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से अम्यूजमेंट पार्क के हिसाब से दिया हुआ है, जो मॉड्यूल में क्वेश्चन है वो फ्लाइट की टिकट, एयरलाइन की टिकट के हिसाब से दिया हुआ है। तो इट इज सेम, आपको चाहिए तो मैं अपने किताब का रेफरेंस आपको दे सकता हूँ, इट इज इलस्ट्रेशन नंबर 26। ठीक है, तो क्वेश्चन मॉडल वाला है ये सी वाला पार्ट। अगेन दिस क्वेश्चन ये सॉल्व एग्जांपल के फॉर्म में आईसीआई के स्टडी मॉड्यूल में है, और मेरे किताब में जो कंसेप्ट बुक है उसमें भी मैंने सॉल्व एग्जांपल के फॉर्मेट में लिया हुआ है बराबर। तो आप इसको बोल सकते हो एफआर जो डाइजेस्ट है अपनी बुक, उसमें सॉल्व एग्जांपल के फॉर्म में है। तो बेसिकली 115 अगर किसी ने ढंग से थोड़ा बहुत तमीज से किया हुआ है तो ये 2 क्वेश्चन आपके बन जाने चाहिए। ठीक है चलो, एक बार लेकिन सोल्यूशन इसका जरूर देख लेना, ये नहीं कि मॉडल में तो हाँ सर छोड़ दिया, तुम देख लेना, मैं बोल रहा हूं मेरे को डिस्कस करने का जरूरत नहीं है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। सीएसआर अगर आपने ढंग से तभी उस समय तो था तभी किया होगा तो आपके लिए अच्छा स्कोरिंग बन सकता था। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 3, ये भी नया मजेदार क्वेश्चन है ना, आधे लोग को तो ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आया। 3A, तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इंड AS 116। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इट इज अ न्यू काइंड ऑफ ए क्वेश्चन, इन्होंने वो एजुकेशनल मटेरियल से उठाया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो डोंट वरी, मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन डिस्कस करवाता हूँ। ठीक है, जो इन्होंने सोल्यूशन किया हुआ है उस हिसाब से आई विल डिस्कस इट। ओके चलो आ जाओ, तो बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करना, अच्छा क्वेश्चन, आ जाओ क्या बोलता है देखते हैं। अ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंटिटी ए इज अ लेसी एंटर्स इनटू अ लीज एग्रीमेंट विद अ लेसोर। तो इसका लीज एग्रीमेंट किसके साथ है, लेसोर के साथ है। मैंने बोला वेरी गुड, क्या बात है। फॉर अ डेडिकेटेड प्रोडक्शन लाइन टू मैन्युफैक्चर वन ऑफ इट्स स्टोर ब्रांड हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स फॉर पीरियड ऑफ 3 years। जब आप किसी की प्रोडक्शन लाइन ले रहे हो
और डेडिकेटेडली प्रोडक्शन लाइन आपके लिए काम करने वाली है, तो एक तरीके से आप ऐसा कहते हो कि आपने उसकी प्रोडक्शन लाइन लीज पे ले ली है, और प्रोडक्शन लाइन बीइंग एन असेट, तो ये लीज्ड कंपोनेंट हो जाता है। ठीक है, आगे अब उसमें वो बोलता है, तो लीज कंपोनेंट है तो कहीं ना कहीं यहां लीज रेंटल्स भी आएंगे। तो बोलता है एंटिटी ए हैज अग्रीड टू ऑर्डर अ मिनिमम 1 लाख यूनिट्स पर मंथ एंड टू मेक अ पेमेंट टू एंटिटी बी एज पर दी फॉलोइंग अग्रीड रेट्स। तो बोलता है हम 240 का रेट लगाएंगे अगर अपनी क्वांटिटी इतनी है, और 246 का रेट लगाएंगे क्वांटिटी इतनी है, बराबर। तो अब दिस here should apply the concept of in substance fixed lease payment. Lease rental will depend on the quantity you manufacture, बराबर, लेकिन मिनिमम 1 लाख तो मंगवाना ही पड़ेगा, और मिनिमम रेट क्या है 240, तो ये आपका इन सब्सटेंस फिक्स लीज पेमेंट हो गया, तो ये आपके लीज रेंटल में आ जाएगा। ओवर एंड अबव दिस व्हाटएवर यू पे, वो तो जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करवाओगे उतना आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, वो आपके एज एंड व्हेन इनकर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आपका इन सब्सटेंस फिक्स लीज पेमेंट हो गया। आगे बढ़ जाता हूं। As per the terms of agreement, entity A has exclusive right to use the production line. Very good. तो ये एक्सक्लूसिव राइट है आपके पास, तो कहीं ना कहीं हिंट दे रहा है कि आपने ये लीज पे लिया है बेसिकली। एंटिटी बी लिमिटेड कैन नॉट यूज द स्पेसिफाइड प्रोडक्शन लाइन फॉर एनी अदर कस्टमर। ठीक है, द टाइप ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। एंटिटी ए इशूज इंस्ट्रक्शन टू बी अबाउट द क्वांटिटी एंड टाइमिंग ऑफ प्रोडक्ट टू बी डिलीवर्ड। इफ द प्रोडक्शन लाइन इज नॉट प्रोड्यूसिंग द हाउस होल्ड फॉर ए, इट रिमेन्स आइडल। मतलब बेसिकली ये पूरा पैराग्राफ आपको बताया हुआ है कि डेडिकेटेड लाइन हमारे लिए है, तो ये एक कहीं ना कहीं स्पेसिफिक असेट है, इट इज आइडेंटिफाइड असेट फॉर यू। आगे, if the entity B limited operates and maintains the production line on a daily basis, entity A has estimated the cost of that for manufacturing each unit, entity B limited's incur an average cost of 195। मतलब अब हमने क्या बोला, A ने B की ये डेडिकेटेड लाइन ले ली लीज पे, है ना। अब वो लाइन में B ही मैन्युफैक्चरिंग करेगा फॉर A, B हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग करेगा, मान लो हम A है तो बी हमारे लिए करेगा मैन्युफैक्चरिंग, और उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है 195। अब काफी लोग को लगेगा ये क्यों दिया हुआ है, गेम इधर ही होगी, अभी सुनना तुम, गेम इधर ही होगी, मजा आएगा, सुनना आगे। फर्दर द ऑब्जर्वेबल स्टैंड अलोन प्राइस फॉर द रेंट ऑफ प्रोडक्शन लाइन इज 60 lakhs पर मंथ। आगे, अब ये क्यों दिया हुआ आपको समझेगा, थोड़ा 1 मिनट वेट कर लेना बस। आपको रेट ऑफ वो दिया हुआ है, बोरिंग रेट कितना 10%, वो आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए काम आएगा, लीज लायबिलिटी का प्रेजेंट वैल्यू निकालते तभी। ए कंक्लूड्स दैट अरेंजमेंट कंटेन्स अ लीज एज पर 116। इट आल्सो इलेक्ट्स नॉट टू अप्लाई द प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट ऑफ नॉट सेपरेटिंग नॉन लीज एंड लीज कंपोनेंट्स। अब आप बोलोगे एक्चुअली है ना 116 में एक शॉर्टकट है कि अगर आपके लीज में एक लीज कंपोनेंट है और एक नॉन लीज कंपोनेंट है, तो आप चाहो तो उसको एक सिंगल कंपोनेंट ट्रीट कर सकते हो, बट वो ऑप्शन इन्होंने ऑप्ट नहीं किया है। मतलब ये लीज वाले पार्ट को और नॉन लीज वाले पार्ट को अलग अलग अकाउंट करना चाहते हैं, लेकिन सर नॉन लीज वाला पार्ट आया कहां से इसके अंदर, यू मस्ट बी वंडरिंग दिस ना, कि नॉन लीज का, एक सेकंड, हमने प्रोडक्शन लीज पे लिया है तो लीज कंपोनेंट है, नॉन लीज क्या है। अब सुनना, इसके अंदर गेम किधर हुआ है, इधर ही गेम हुआ है, मैं अब सिखाता हूं आपको, सॉल्व कर लेता हूं इधर में। क्वेश्चन नंबर 3 ए ना, तो ऐसा मान लो कि इसके अंदर अपने पास एक एंटिटी ए है और एक एंटिटी बी है, बराबर। तो मैं एक डायग्राम बना के सिखाता हूं आपको, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो ये जो एंटिटी ए है ये लेसी है, ठीक है, और एक जो एंटिटी बी है ये लेसॉर है, ठीक है। तो एंटिटी ए ने क्या लिया हुआ है, प्रोडक्शन लाइन लिया हुआ है, डेडिकेटेड है, तो ये तो आपका लीज्ड एसेट है, लीज एसेट, ये आपका बेसिकली लीज कंपोनेंट हो गया, मैं ऐसा बोलूं तो। अब आपने सिर्फ बी से उसकी प्रोडक्शन लाइन नहीं ली, आपने बी को बोला इस प्रोडक्शन लाइन पे मैन्युफैक्चरिंग भी तू ही करके देगा मुझे, तो आप बी से एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सर्विस भी ले रहे हो, मतलब एक तरीके जॉब वर्क कर रहे हो आपके लिए, एक तरीके से मुर्गी भी, मतलब मुर्गी क्या, खेत भी मैं ही दे रहा हूं और खेती बाड़ी भी तुमको मैं ही करके दे रहा हूं उसके ऊपर, तुम समझ रहे हो क्या। तो ये जो जॉब वर्क है ना, इन लोग मानते हैं कि दिस 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 जॉब वर्क इज अ नॉन लीज कंपोनेंट है। सर इसका हिंट हमको कैसे मिलेगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन आगे पढ़ोगे ना, तो बार 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 वो लीज नॉन लीज कर रहा है। उसके अलावा आपको इसलिए जानबूझ के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का 195 का कॉस्ट दिया हुआ है पर यूनिट, और जो प्रोडक्शन लाइन आपने लिया हुआ है, प्रोडक्शन लाइन का रेंटल आपको इसीलिए अलग से दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि जो लीज रेंटल है ना आपके, जो भी आपके आएगा फिक्स लीज पेमेंट, इन सब्सटेंस फिक्स लीज पेमेंट, उसको आप बांटोगे ना लीज और नॉन लीज कंपोनेंट इन द रेशियो ऑफ एसएसपी, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के रेशियो में आप बांटोगे, तो वो एसएसपी के रेशियो में बांटने के लिए आपको ये दो फिगर अलग से दिया हुआ है। तो द ओनली हिंट
which you could have identified is मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का अलग से प्राइस दिया हुआ है, प्रोडक्शन लाइन का अलग से प्राइस दिया हुआ है, तो इसलिए शायद ये लीज नॉन लीज कंपोनेंट ये दो हो सकता है. ऑफ कोर्स एग्जाम प्रेशर में आइडेंटिफाई करना मे बी लिटिल ट्रिकी. यस ऑफ कोर्स इट वाज ट्रिकी, बट ठीक है, अभी आपको समझा ना, ध्यान रखना. सो बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई एनालाइज द अबोव एंड आइडेंटिफाई लीज कंपोनेंट्स एंड नॉन लीज कंपोनेंट. तो जैसे मैंने आपको बताया लीज और नॉन लीज कंपोनेंट क्या है, चलो आ जाओ मैं लिख के देता हूं आपको, फटाफट से सोल्यूशन बढ़िया बना लेते हैं इसका. तो पहला पार्ट तो मैं कह दूं लीज, मैं शॉर्टकट में लिख के दे रहा हूं, ठीक है, आप इसके अराउंड सेंटेंस फ्रेमिंग कर देना. लीज कंपोनेंट इज योर प्रोडक्शन लाइन. अच्छा आपको एसएसपी चाहिए प्रोडक्शन लाइन की, एसएसपी भी निकाल दूं क्या इधर बाजू में, इसकी एसएसपी कितनी है, अपन पर मंथ बेसिस पे ले लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है. तो बोलते हैं 60 लाख्स, नहीं प्रोडक्शन लाइन का, हाँ 60 लाख्स पर मंथ ही है ना, 60 लाख्स पर मंथ. और ये जो नॉन लीज कंपोनेंट है आपका, क्या था वो, जॉब वर्क. मैं जॉब वर्क बोलूं, जॉब वर्क सुनने में अच्छा लगता है. इसकी एसएसपी भी आप चाहो तो दे दो. इट इज 195 पर यूनिट, बट हम पर मंथ में, अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, यू मैन्युफैक्चर 1 लाख मिनिमम पर मंथ. इन सब्सटेंस में उतना ही लेते हैं हम, तो हम उतना ही वैल्यू कंसिडर करेंगे. तो 195 इंटू 1 लाख यूनिट्स पर मंथ विच इज इक्वल टू, तो इसका आएगा 60 लैक्स पर मंथ और इसका आएगा 195 लैक्स पर मंथ. ये एसएसपी है दोनों का. तो पहले पूछा बताओ लीज नॉन लीज कंपोनेंट क्या, मैंने बताया, और एसएसपी भी मैंने दे दिया इनको बाजू में, ठीक है. उसके अलावा भी क्या चाहिए, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, कंप्यूट एंड एलोकेट द कंसिडरेशन इनटू लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट. तो पहले आपको तो टोटल कंसिडरेशन निकालनी पड़ेगी ना. तो व्हाट इज द लीज रेंटल्स पर मंथ, तो पहले निकालो, लीज मत बोलो, रेंटल्स पर मंथ बोलो. तो हमने क्या बोला, हम उसमें लेंगे सिर्फ और सिर्फ इन सब्सटेंस फिक्स लीज पेमेंट. आप थोड़ा एक दो लाइन का उसका ज्ञान चिपका के आ सकते हो उधर. तो कितना रहेगा, इन सब्सटेंस फिक्स लीज पेमेंट आप बनाओगे 240 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, रुपीज 240 पर यूनिट इंटू 1 लाख यूनिट्स. तो इट विल बी हाउ मच, रुपीज 240 लाख, बट ये भी अगेन पर मंथ है बिकॉज आप यूनिट्स बनाओगे पर मंथ, ठीक है. आप चाहो तो एनुअली भी निकाल सकते हो. ओके एनीवेज, अब बाइफर्केशन चाहिए आपको. तो इसमें आप बाइफर्केट करोगे 2,40,000 को बिटवीन लीज कंपोनेंट एंड नॉन लीज कंपोनेंट, बराबर. तो पहले आप एसएसपी निकालो. एसएसपी लीज की है 60 लाख पर मंथ और नॉन लीज की है 195 लाख पर मंथ. अब एलोकेशन करो. अब इन्होंने एलोकेशन भी है ना कुछ परसेंटेज निकाल के किया हुआ है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, ठीक है. उन्होंने परसेंटेज किया हुआ है, भगवान जाने को क्या मजा आता है सब अलग अलग करने में. देख लो इधर, तो आप बोलोगे 60 लैक्स इंटू, सॉरी 240 लैक्स इंटू 60 डिवाइड बाय टोटल ऑफ द एसएसपीज दैट इज 255. तो अगर आप निकालोगे तो इट कम्स टू अप्रोक्सीमेटली 240 इंटू 60 डिवाइड बाय 255 विच गिव्स मी 56.47 लैक्स, ठीक है. और इसका भी आप निकाल सकते हो 240 इंटू 195 डिवाइड बाय 255. इन्होंने ना परसेंटेज निकाला हुआ, परसेंटेज के बेस पे एलोकेट किया हुआ है, तो थोड़ा पॉइंट का फर्क आ रहा है. इट इज ओके, दैट इज फाइन. 240 इंटू 195 डिवाइड बाय 255 विच गिव्स मी 183.53. ये आपकी एलोकेशन आ गई. अब करना क्या है, चलो ये एलोकेशन मांगी थी मैंने, दे दी, मेरा सेकंड पार्ट इज ओवर. थर्ड पार्ट क्या बोलता है, कंप्यूट द लीज लायबिलिटी. कंप्यूट बोला है ना तो ज्ञान मत देना, जब कंप्यूट बोला तो डायरेक्टली दे देना कंप्यूटेशन. कंप्यूटेशन ऑफ लीज लायबिलिटी. लीज लायबिलिटी होता क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट्स. अभी आपका सिर्फ लीज कंपोनेंट देखना, लीज कंपोनेंट है 56.47, निकालना बड़ा इजी है. तो 56.47 लैक्स ये आपकी पर मंथ की वैल्यू है. तो पहले तो डिवाइड बाय 12 मंथ्स करो तो पर एनम की वैल्यू मिलेगी 12 मंथ्स. अब आपको 3 साल के एनुइटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि रेंटल 3 साल का है. इन लोग कितने अच्छे, देखो 3 साल का फैक्टर आपको दिया हुआ है 2.49, 10% के हिसाब से. देवता लोग है भाई, देवता लोग बोलेंगे सर ऐसा देवता हमको नहीं चाहिए. ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं. चलो 56.47 इंटू 12 इंटू 2.49 विच इज इक्वल टू 1687.32 3236 जो भी है,
ठीक है, तो ये मांगा था थर्ड पार्ट में। फोर्थ पार्ट में क्या है, डिटरमाइन रिकॉग्निशन ट्रीटमेंट ऑफ लीज कंपोनेंट एंड नॉन लीज कंपोनेंट। तो ये जो लीज कंपोनेंट है इसका आप क्या करोगे, इसका आप आरओयू और एलएल बुक करोगे। आरओयू मतलब राइट ऑफ यूज एसेट एंड लीज लायबिलिटी। इसका क्या करोगे, नॉन लीज कंपोनेंट का। ये तो नॉर्मल एक्सपेंस की अकाउंटिंग होगी, जब जब इंकर करोगे तब तक आप प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करते हुए चलोगे। तो फोर्थ पार्ट चलो मैं दे ही देता हूं इधर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। बराबर, सबसे पहले जो लीज कंपोनेंट है मैं बोल दूं, यू विल बुक आरओयू एंड लीज लायबिलिटी। और नॉन लीज कंपोनेंट है ट्रांसफर टू पीएनएल एज एंड व्हेन इनकर्ड, एज एंड व्हेन इनकर्ड। क्लियर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, खत्म हो गया भाई। डन 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 डन, आगे बढ़ो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3B, ये भाई सिंपल क्वेश्चन है, ये तो ये मैनेजेबल क्वेश्चन था। ठीक है, पूछा क्या देख लो, ये 105 का क्वेश्चन है, इंडेक्स 105। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन है भी तुम्हारे मॉड्यूल में, इधर देख लो क्या बोलता है। वो फॉलोइंग डेट्स दिया हुआ है 31 मार्च 12/23 का। फिर क्या बोलता है, तुमको है ना 2 कैरिंग अमाउंट दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ो, वर्डिंग्स पढ़ो। कैरिंग अमाउंट एट द रिपोर्टिंग डेट बिफोर क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल, कैरिंग अमाउंट एज रीमेजर्ड इमीडिएटली बिफोर क्लासिफिकेशन हेल्ड फॉर सेल। हमारे लिए ये कैरिंग अमाउंट रेलिवेंट होती है। पहले दिया हुआ है कैरिंग अमाउंट, मतलब जिस साल में आप हेल्ड फॉर सेल में गए उसके पहले वाले ईयर की कैरिंग अमाउंट दिया हुआ है, और जिस दिन आप हेल्ड फॉर सेल में जा रहे हो उसके इमीडिएटली पहले की कैरिंग अमाउंट दी हुई है। आपके लिए ये रेलिवेंट है। इसका पहले टोटल निकालो आप, टोटल कैरिंग अमाउंट। तो ये आपके लिए काम की नहीं है, ठीक है, ये आपके लिए काम की नहीं है। तो आप टोटल निकालोगे 7,50,000 प्लस 20 प्लस 28 लाख 50 प्लस 11 लाख प्लस 7,50,000 विच कम्स टू 74,50,000। ये आपकी कैरिंग अमाउंट हो गई। अब आपकी एफईएलसीटीएस कितनी इन्होंने दी हुई है, एफईएलसीटीएस है 65 लाख। तो आप किस पे वैल्यू करते हैं दोनों में से, विच एवर इज लोअर। तो आप 65 पे वैल्यू करोगे तो इंपेयरमेंट लॉस आएगा आपको 105 वाला। चलो लॉस निकालो फटाफट से, 9,50,000 का आपको लॉस आ गया। अब कुछ नहीं यार, बांटना है लॉस को। तो लॉस को कैसे बांटते हैं अपन, सबसे पहले आप गुडविल के अंदर बांटोगे, बराबर। और बाकी जो 2 लाख बचता है, 9,50,000 में से 7.5 गुडविल में गया, बाकी जो 2 लाख बचता है वो आपके जो भी 105 के स्कोप में आते हैं उसमें बटेंगे। तो पीपी उसके स्कोप में आता है, यस। बिल्डिंग आता है, यस। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी नहीं आता है, इन्वेंट्री भी नहीं आता है। तो ये दो में आप बाकी 2 लाख बांट देना इन द रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट। अब मैं वो टाइम पास नहीं कर रहा हूं बांटने में, तुमको आता है ना, इतना इतना तो कर सकते थे ना भाई। और उसके बाद ये बांटने के बाद रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकाल लो, गुडविल आपका निल हो जाएगा। ये 2 लाख 20 में से जो भी एलोकेट किया वो माइनस करने का जो कैरिंग अमाउंट है वो निकाल देना, सिंपल, और कुछ नहीं इसके अंदर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, खत्म। तो ऐसा स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन भी मैं चाहूँ तो यहाँ डिस्कस कर लूंगा फटाफट से। आगे क्वेश्चन नंबर 3C, ये आपके इंड AS 21 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन आपके किताब में भी है, बट मैं डिस्कस करता हूं क्योंकि इसमें आप गलती क्या करोगे बताऊंगा मैं आपको क्या बोलता है। मैं शॉर्ट में बताता हूं, 2 कंपनी है N और H, ठीक है, जिसमें N पेरेंट है, इट हैज, वो N की एक होल्ली ओन सब्सिडरी है, H मतलब S सब्सिडरी हो गया, N पेरेंट हो गया, ठीक है। ओके, अब अगर नीचे आप आओगे तो क्या बोलता है, N पेरेंट था ना, तो पेरेंट ने बेचा सब्सिडरी को गुड्स फॉर €24 लाख, ठीक है, ऑन 1 Feb 23। इसकी कॉस्ट वगैरह दे रखी है आपको 1,660 लाख रुपीज में, ठीक है। उसके बाद ये सारी की सारी बॉटल्स क्लोजिंग स्टॉक के अंदर पड़ी हुई है। ओके, अभी करेंसी दे रखा है, एच के लिए करेंसी यूरो है, एन की करेंसी INR है। अब एन ने जो ट्रांजेक्शन किया है, पेरेंट ने जो ट्रांजेक्शन किया है वो यूरोज में किया है, पेरेंट की करेंसी रुपीज है। जब आपकी करेंसी रुपीज है और आप ट्रांजेक्शन यूरोज में कर रहे हो तो आपके लिए ये हो गया, पेरेंट के लिए हो गया फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। बट सब्सिडरी का करेंसी यूरोज ही है और उसने यूरोज में ही किया हुआ है, तो इसके लिए इट इज नॉट अ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब करना क्या है आपको, सिर्फ क्या पूछा था, प्रोवाइड एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ N एंड H। मैं आपको चलो मार्क के दिखाता हूं। N कौन था, पेरेंट, बराबर, पेरेंट ने बेचा है तो पेरेंट क्या बुक करेगा, सेल्स। तो वो सबसे पहले 1 फेब को बेचा, मैं इधर ही मार रहा हूं, ठीक है, क्या बुक करेगा, सेल्स। तो आपको अगर पैसा आया तो कैश बैंक टू सेल्स, पैसा नहीं आया तो रिसीवेबल टू सेल्स। रिसीवेबल का नाम क्या है अपना, H लिमिटेड। तो H लिमिटेड बेसिकली आप बुक करोगे रिसीवेबल, तो आप बोलोगे सेल्स। जिस दिन एंट्री मारे उस दिन तो आप उसी रेट पे कन्वर्ट करोगे। तो 24 लाख यूरोज, उसकी आज की रेट 83 है, तो 83 पे कन्वर्ट कर लेना।
तो आपका अमाउंट आ जाएगा 24 इंटू 83, मेरे ख्याल से रुपीज में आ जाएगा 1992, ठीक है। उसके अलावा आप 31 मार्च 23 को, ये रिसीवेबल होता है मॉनेटरी आइटम, तो इसको आप रीमेजर करते हो, ठीक है। तो अभी आपकी रेट 83 से 85 हो गई, बढ़ गए तो गेन हो जाएगा ना आपके लिए, तो आपके बढ़ेंगे रिसीवेबल टू फॉरेन एक्सचेंज गेन कितना, यूरो 24 लैक्स इंटू रुपीज 85 माइनस 83, तो कितना हो जाएगा वो, 40 रुपीज 48 लैक्स। बस अब सिमिलरली आपको बुक्स में एंट्री मारनी है, एच के बुक्स में। एच की एंट्री तो बहुत सिंपल है भाई, इधर ही मार के दिखा रहा हूं। एच की एंट्री क्या रहेगी, एच के लिए फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन था ही नहीं, वो सिर्फ परचेज बुक करके छोड़ देगा। तो एच बोलेगा 1 फेब को कि हम बुक कर रहे हैं परचेज, तो परचेजेस टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स रहेगा एन के नाम का, एन लिमिटेड। यूरोज में रिकॉर्ड करेगा 24 लैक्स। अब ये जब क्वेश्चन मॉड्यूल में आपको दिया हुआ है ना, मॉड्यूल में सेम क्वेश्चन है ये वाला, लेकिन जब आपको मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है उसमें आपको सीएफएस की एंट्री भी पूछी है। सीएफएस में क्या होगा, तो सीएफएस में 2-3 चीजें होगी, एक तो सेल परचेज एलिमिनेट बराबर, उसके बाद रिसीवेबल पेएबल एलिमिनेट, उसके अलावा जो ये इन्वेंट्री स्टॉक में है तो यूआरपी एलिमिनेट। और आप सीएफएस में ये भी बोलते हो कि एक्सचेंज गेन लॉस इंटर कंपनी के वैसे एलिमिनेट नहीं होता है, वो सीएफएस की एंट्री होती है। यहां 4 मार्क का पूछा है ना, तो जिसने रट्टा मारा रहेगा और जिसने ये पढ़ा ही नहीं कि पूछा कितना है, तो वो सीएफएस की बात भी करके आ रहेगा, सीएफएस में ऐसा होगा वैसा होगा, पूछा ही नहीं सीएफएस का, तुमको पूछा ही सिर्फ दोनों के एसएफएस का है। तो ध्यान रखना, इसलिए डिस्कस किया इस क्वेश्चन को, और कुछ नहीं। चलो, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो जाता है फिर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा फेवरेट, पहला पार्ट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में। अगर आप मेरी किताब में देखोगे इलस्ट्रेशन 121, अगर आपके पास मेरी किताब नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद ट्रांजैक्शन कॉस्ट। सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर बदल के दिया हुआ है तुमको। और इसमें सिर्फ एक बात ध्यान रखना, जब आप एलएटी बनाओगे ना, एलएटी, तो कुछ अप्रोक्सीमेशन डिफरेंस आएगा आपका, तो वो लास्ट के इंटरेस्ट में एडजस्ट करना। जो भी अप्रोक्सीमेशन डिफरेंस आता है वो लास्ट के इंटरेस्ट में एडजस्ट करना। और जब इंटरेस्ट वगैरह एंट्री मारोगे ना, तो वो एडजस्टेड इंटरेस्ट की एंट्री मारना। जैसे अप्रोक्सीमेशन सपोज आ रहा है 100 रुपए का अप्रोक्सीमेशन डिफरेंस आ रहा है, तो 100 रुपए लास्ट का जो इंटरेस्ट उसमें एडजस्ट कर देना। और इसमें सिर्फ एक चीज नहीं आता, लेजर बनाने बोला था लाइबिलिटी का। अब लेजर बनाना तो तुमको आता ही है ना, लेजर बनाना तो नहीं सिखाऊंगा तुमको। एवरीथिंग वाज वेरी सिंपल इन दिस केस। 14 मार्क का क्वेश्चन, मजा आ गया रहेगा तुमको अगर तुमने किया तो ऑफकोर्स, ठीक है। चलो, अच्छा मैंने एक और इनकी हरकतें देखी है, कभी भी आप पूरा करते हो तो पूरा मार्क्स देते नहीं, 2 मार्क्स काट लेते शगुन का। तो आप हमेशा टारगेट रखना उसमें ना, देखो जहां ह्यूमन इंटरवेंशन है, कोई 14 में से 14 भी देगा, कोई 10 देगा, कोई 12 देगा, ठीक है। तो आप टारगेट करना, इफ यू वांट टू स्कोर 70, 80 का टारगेट करो तो 70 आएगा, ऐसा मान लेना। 10 मार्क्स शगुन का है। तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन भी डिफिकल्ट पूछ रहे, शगुन का भी काट रहे, ये कैसे लोग हैं? मेरे को मत बोलो, मेरे देखो मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, है ना, मेरे हाथ में नहीं है कुछ, ठीक है। उसके अलावा बी वाला पार्ट क्या था, अरे तुम्हारे इसमें एक चैप्टर है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, ठीक है ये भी है। अरे बाबा, उसमें ज्ञान दिया हुआ है, असेट का डेफिनेशन, लायबिलिटी का डेफिनेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कैरेक्टरिस्टिक, कंस्ट्रेंट, ये चैप्टर एक बार खुद पढ़ लेना, ठीक है। मॉड्यूल खोल के एक बार रीड कर लेना उसको, उस सर वो पढ़ना, अरे एक बार पढ़ोगे सब समझ जाएगा। नहीं वो भी पढ़ने का मन नहीं है तो उसके सिर्फ क्वेश्चन कर लेना। वो क्वेश्चन कब करना है चैप्टर पता है कब, जब पूरा एफआर हो जाए उसके बाद, ठीक है। सर वो भी आप ही करा दो ना, सब मैं करा दूं क्या, सभी करा देता हूं मैं। ठीक है, इधर आ जाओ। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, इसमें भी मजा नहीं आया ज्यादा कुछ। वो थियरी वाले में तो तुम ज्ञान लिख के आ रहेंगे अपना खुद का। आओ 5 मजेदार पार्ट, क्वेश्चन नंबर ए। इसमें ना सिर्फ एक पार्ट ट्रिकी था, मतलब क्वेश्चन में एक ही पार्ट ट्रिकी था, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का। दिस वाज बेस्ड ऑन इंड AS 102 शेयर बेस्ड पेमेंट। तो नॉर्मली शेयर बेस्ड पेमेंट में टोटल एम्प्लॉइज दिए हुए रहते हैं, यहाँ टोटल एम्प्लॉइज मिसिंग थे। तो जिसने वो क्रैक किया ना, तो उसके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा मैनेजेबल बना होगा, ठीक है। तो मैं आपको हेल्प करूंगा, डोंट वरी। तो अपन देखते एक बार क्वेश्चन में था क्या। ए लिमिटेड अनाउंस्ड सार, सार मतलब स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स, मतलब ये बेसिकली कैश सेटल्ड है, एसबीपी। कैसे मालूम पड़ा सर, अरे डिस्कस किया अपन ने क्लास में ना, सार का दूसरा नाम यही होता है, मतलब कैश सेटल्ड का दूसरा नाम सार ही होता है। आगे बढ़ते हैं। द स्कीम गिव द एम्प्लॉयज द राइट टू क्लेम कैश पेमेंट इक्विवेलेंट टू एन एक्सेस ऑफ मार्केट प्राइस, ओके, ओवर एक्सरसाइज प्राइस, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ 100 शेयर्स। तो 100 शेयर्स मिलेंगे, हर मतलब 100 कैश में क्या होता है, पैसा मिलता है, कैश नहीं, शेयर्स नहीं मिलने वाला है। तो जितने भी कैश है वो 100 शेयर्स के इक्विवेलेंट कैश मिलेगा उनको, सब्जेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ 3 years, वेस्टिंग पीरियड 3 साल का है। सार इज एक्सेसिबल आफ्टर 31 मार्च बट बिफोर 30th जून, ठीक है। तो 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है,
उसके बाद आपको 3 साल खत्म होने के बाद आप नेक्स्ट ईयर में जून के पहले पहले एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, सार का फेयर वैल्यू दे रखा है, खर्चा बुक करने काम आएगा। कैश सेटल्ड में अपने को फेयर वैल्यू एवरी ईयर एंड की चाहिए होती है, तो 42, 46, 48 दिया हुआ है। इन 2021 द कंपनी एस्टिमेट दैट 2% एम्प्लॉय शैल लीव एनुअली। एनुअली उनका अंदाजा बोलता है कि 2% हर साल छोड़ेंगे। ओके, दिस वॉज रिवाइज टू 3% इन 21-22। काम की इंफॉर्मेशन है, कैसे यूज करना सिखाऊंगा, डोंट वरी। उसके अलावा क्या बोला हुआ है एक्चुअली, मतलब रियल में क्या हुआ, 15 इंप्लॉइज लेफ्ट, 10 इंप्लॉइज लेफ्ट इन 21-22, 8 लेफ्ट इन 2023। तो रियल में इतने छोड़ के गए 3 साल में। उसके बाद बोलता है सार्स वर एक्चुअली वेस्टेड इन 492 इंप्लॉइज। ठीक है, अब आपके पास इनिशियली कितने इंप्लॉइज को आपने ये ऑफर किया वो दिया हुआ ही नहीं है, बट ये बोला है कि अल्टीमेटली इतने सब छोड़ने के बाद इतने इंप्लॉय को आपने पैसा दिया। तो टोटल नंबर ऑफ इंप्लॉयज आप कैसे निकालोगे, आप जितने इंप्लॉयज को आपने पैसा दिया इसमें ये सारे इंप्लॉयज आप एड बैक कर दो जो रियल में छोड़ के गए हैं। तो आपको आप ऐसा करोगे 492 प्लस जितने भी इंप्लॉयज रियल में छोड़ के गए, 15 प्लस 10 प्लस 8 बराबर, तो आपका आएगा 525। ये आपके फर्स्ट डे पे टोटल इंप्लॉयज थे, ये मिसिंग था, ये निकालना पड़ता है आपको। सर लेकिन ये एक्सपेक्टेड 2%, 3%, अरे टोटल इंप्लॉयज निकालने में एक्सपेक्टेशन काम नहीं आएगी आपको। आपके पास इतने लास्ट में इंप्लॉयज ने पैसा मांगा है ना, और इतने रियल में छोड़ के गए, तो पहले कितने होंगे वैसा रिवर्स करके निकालना था। और ये डेटा आपको 30 जून का दिया हुआ है। अब इसमें ना इन्होंने कितने शाणे लोग हैं देखो ना, वेस्टेड इन 492 ऑन 30 जून, मतलब बेसिकली कह रहे हैं कि 30 जून को इन्होंने पैसा लिया। फिर नीचे लिखते रीड 30 जून 31 मार्च। अच्छा, ये क्वेश्चन पेपर में नहीं लिखा था, सोल्यूशन में लिख के दे रहे हैं, तो हमको सपना आएगा क्या रे, कुछ भी करवाते अपने से, छोड़ जाने दो, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, 3 साल तक खर्चा बूथ करेंगे और 4th ईयर में 30 जून को पेमेंट की एंट्री मार देंगे। ठीक है, ध्यान रखना। व्हेन द सार वाज एक्सरसाइज्ड इंट्रिंसिक वैल्यू वाज ₹50 पर शेयर। इसका मतलब जिस दिन आपने इंप्लॉयज को पेमेंट किया उस दिन आपने पेमेंट 50 के हिसाब से किया, क्योंकि उस दिन की इंट्रिंसिक वैल्यू ₹50 थी। अब ये फेयर वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, अभी फिलहाल के लिए आप उसको इंटरचेंजेबली यूज कर लो, सेम मान लो। कंप्यूट बाय फेयर वैल्यू मेथड, सार एक्सपेंस 4 साल के एक्सपेंस मांगे, 2021, 21, 22, 22, 23, 23, 24। सर लेकिन वेस्टिंग पीरियड 3 साल ही था, वो लास्ट ईयर में जो भी फेयर वैल्यू का चेंजेस हुआ है ना उसका आपको इफेक्ट लेना पड़ेगा, सिखाता हूं, डोंट वरी। ऑल्सो प्रोवाइड सार लेजर फ्रॉम इंसेप्शन टिल क्लोजर। ये लेजर बड़ा मांग रहे हैं आजकल, हाँ लेजर से बड़ा लगाव हो गया इनको। तो एक बार आपको अमाउंट मिल गया, लेजर बनाना ईजी है, लेजर भी दिखाता हूं मैं आपको कैसा बनाया हुआ है। डिस्कस वेदर दिस अकाउंट इज इन नेचर ऑफ लाइबिलिटी और इक्विटी। आपको इतना तो बेसिक पता होगा, कैश सेटल्ड में एसबीपी लाइबिलिटी बनती है और इक्विटी सेटल्ड में एसबीपी रिजर्व बनता है। तो इक्विटी सेटल्ड होता है इक्विटी के नेचर में, कैश सेटल्ड होता है लाइबिलिटी के नेचर में। ठीक है, चलो सर सॉल्व कराओ क्वेश्चन, आओ सॉल्व करवाता हूं, इधर आ जाओ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5A ना, 5A। ठीक है, सबसे पहले आपको याद है मैं क्लास में आपको थोड़ा फॉर्मेट वगैरह दिखाया करता था, इसका एक फॉर्मेट के फॉर्म में कर ले, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। सबसे पहले मैं बोलता हूँ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने थे, तो मैं बोलता हूँ देवर 492, लेकिन उसमें अपन एड बैक करेंगे ना 15, 10 और 8, तो आपके हो जाएंगे 525 एम्प्लॉयज, टोटल एम्प्लॉयज ही हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब अपन बनाएंगे वो पर्टिकुलर्स। ठीक है, अब अपने को 3 साल का वेस्टिंग पीरियड और 4th ईयर में एक्सरसाइज है, तो अपन 4 साल के कॉलम बना लेंगे, 2021, 21, 22, 22, 23 एंड 23, 24। ऐसे कॉलम बनाए मैंने बढ़िया बढ़िया 4 सालों के। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले अपन इसमें पता है पर्टिकुलर्स में क्या लिखते थे, जो अपना फॉर्मूला होता है ना खर्चा निकालने का, वो फॉर्मूला पूरा निकाल के आ जाने का इधर। सबसे पहले बोलने का नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बराबर, चलो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकालते हैं। फर्स्ट ईयर में एम्प्लॉयज कितने होंगे, आपको चाहिए तो आप पहले वीडियो पॉज कर लो, खुद ट्राई करो फिर देख लो। ठीक है, किया पॉज, खुद ट्राई किया है, आ जाओ इधर, कैसे करेंगे सुनो। सबसे पहले टोटल एम्प्लॉयज कितने थे 525, तो मैं बोलूंगा 525 एम्प्लॉयज। अब इसमें से माइनस करो ईयर 1 में रियल में कितने छोड़ के गए, तो ईयर 1 में छोड़ के गए 15, ये माइनस करेंगे। सर ये भी सब माइनस कर दे क्या, अबे ये जितने रियल में छोड़े वो तो आपको बाद में मालूम पड़ेगा ना। ईयर 1 में आपके पास ये वाला डेटा है 15 वाला, मैं बोलूंगा जो एक्चुअली लेफ्ट इन ईयर 1 15 है ना, मैं बोल दूं
लेफ्ट इन ईयर 1। उसके अलावा अब ईयर 2 और ईयर 3 में कितने रियल में छोड़े वो तो डेटा नहीं है हमारे पास पहले या साल में, लेकिन हमारा एस्टिमेट तो है ना, वो बोलता है 2% विल लीव एनुअली। फर्स्ट ईयर में 15 छोड़े और हम मानते हैं कि बाकी 2 सालों में 2% और छोड़ेंगे, तो कैसे निकालेंगे सुनो। ये आपका आ गया इंटू 0.98, ये हमारा एस्टिमेट है ऑफ लिविंग इन ईयर 2, एस्टिमेट ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट इन ईयर 2, और ये बोलूंगा वापस एक बार 0.98 करना बिकॉज ये हमारा क्या होगा, एस्टिमेट ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट इन ईयर 3। सर 2 बार क्यों किया, दोबारा वापस से बताओ सर। सिंपल है, देखो 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है, ईयर 1 का अपने पास रियल डेटा है, तो ईयर 2 और ईयर 3 का अपन एस्टिमेटेड डेटा लेंगे। अच्छा एक और डेटा था ना कि ईयर हमारा एस्टिमेट 3% हो गया अगले साल जाकर, वो नेक्स्ट ईयर हुआ ना, करंट ईयर में हमको लगता है कि 2% छोड़ेंगे हर साल, तो हमने वो डेटा यूज किया है। आप समझ में आया सर? आओ देखो टेंशन लेने का नहीं ज्यादा, ठीक है। माइनस पहले 15 माइनस करो इंटू 0.98 इंटू 0.98, अब आंसर पॉइंट में आएगा आपका 498.80 आएगा। अब इंप्लॉइज को थोड़ी ना पॉइंट में लेंगे, थोड़ी ना बोलेंगे एक इंप्लॉय काट के लेंगे थोड़ा, अरे क्रॉस लो पूरा 490, तो आपने ले लिया बढ़िया बढ़िया 490, ठीक है। अब बड़ा सिंपल हो जाएगा आपके लिए। तो फॉर्मूला अगर आपको याद आएगा तो ऐसा होता है, नंबर ऑफ इंप्लॉइज इंटू नंबर ऑफ ऑप्शंस इंटू फेयर वैल्यू। अगर इक्विटी सेटल्ड होता तो अपन लेते हैं फेयर वैल्यू ऑन ग्रांट डेट, अगर कैश सेटल्ड है तो अपन लेते हैं फेयर वैल्यू ऑन ईच ईयर एंड। तो अपन लेंगे फेयर वैल्यू ईयर एंड का बराबर, फिर अपना आता है एक्सपायर्ड पीरियड बराबर, अपना आएगा एक्सपायर्ड पीरियड, और उसके अलावा अपना आएगा टोटल वेस्टिंग पीरियड, और आखिर में अपन निकालेंगे एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड ईच ईयर बराबर। तो चलो नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने थे, बोलो ना हर एम्प्लॉय को 100 ऑप्शन मिलेगा। फेयर वैल्यू फर्स्ट ईयर में आप देखोगे तो 42 है, एक्सपायर्ड पीरियड 1, वेस्टिंग पीरियड 3, निकालो खर्चा। तो कैसे निकालोगे, आप बोलोगे 490 इंटू 42 इंटू 1, सॉरी 490 इंटू 100 कौन करेगा, इंटू नंबर ऑफ ऑप्शंस इंटू फेयर वैल्यू इंटू एक्सपायर्ड डिवाइड बाय टोटल वेस्टिंग, करो फटाफट। तो हम बोलेंगे 490 इंटू 100 इंटू 42 डिवाइड बाय 3 विच कम्स टू 6,86,000। मजा ही आ गया, मजा आ गया मजा, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट ईयर में, अब नेक्स्ट ईयर के एम्प्लॉय तो खुद से ट्राई करो। तो नेक्स्ट ईयर में क्या डेटा है अपने पास, चालू करना 525 से ही, जो रियल में ईयर 1 में छोड़े वो लो, जो रियल में ईयर 2 में छोड़े वो लो, और ईयर 3 का रियल तो है नहीं तो ईयर 3 का एस्टिमेटेड लेंगे। तो हमको लगता है कि अभी 3% छोड़ेंगे, तो हमने इस 0.97 से मल्टीप्लाई किया। तुमको समझ रहा है कि मैंने क्या किया, देखो टोटल एम्प्लॉइज रियल में ईयर 1 में इतने छोड़े, रियल में ईयर 2 में इतने छोड़े, और ईयर 3 का एस्टिमेट लेंगे बिकॉज ईयर 3 का रियल हमारे पास ईयर 2 में अवेलेबल नहीं होगा। तो कितने एम्प्लॉइज आएंगे रे हीरो लोग, तो आपके हो जाएंगे 500 इंटू 0.97 विच विल बी 485 आ रहा है क्या, 485 यस। नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने 100, फेयर वैल्यू सेकेंड ईयर में 46 हो गया, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है वो। एक्सपायर्ड पीरियड 2, टोटल वेस्टिंग पीरियड 3, निकालो खर्चा। तो आप बोलोगे 485 इंटू 100 इंटू 46 इंटू 2/3 माइनस जो अपन ऑलरेडी बुक कर चुके, माइनस 6,86,000, 485 इंटू 100 इंटू 46 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 माइनस 6,86,000। जब भी आंसर पॉइंट में ऐसा लगता है रॉन्ग आया रहेगा लेकिन राइट है वो 801,333, ऐसा लगता है ना पॉइंट में आंसर आया तो है राइट किया है कि नहीं किया है। चलो ठीक है, थर्ड ईयर में आ जाओ। अभी थर्ड ईयर में तो अपने पास रियल डेटा है ना, कि रियल में 492 ही बचे हैं ना, कैसे, अरे अपने पास 525 में से 15 लेफ्ट, 10 लेफ्ट एंड 8 लेफ्ट, तो बचा 492, फिर बाकी सेम है। नंबर ऑफ ऑप्शंस, फेयर वैल्यू 48 हो गया, 3 3, निकालो खर्चा चलो। तो आप बोलोगे 492 इंटू 100 इंटू इंटू पिंटू चिंटू 48 इंटू 3/3 माइनस 6,86,000 माइनस 801,333। तो कितना आएगा रे खर्चा आपका, 492 इंटू 100 इंटू 48 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 माइनस 6,86,000 minus 801,333 which is equal to 87067, 87067।
ये आप हर साल खर्चा बुक करोगे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे टोटल खर्चा आपने कितना बुक किया है, 6,86,000 प्लस 801,333 प्लस 87, मैंने कुछ मिस आउट किया गया एक नंबर, 874267 है ना, ये मैंने गलत लिखा, सॉरी, 874267 74267। तो आपने खर्चा बुक किया है 2361,600 का, आपने खर्चा बुक किया है 2361,600, इतना आपने खर्चा बुक किया है। लेकिन अब अल्टीमेटली जाके पेमेंट कितना करोगे ये देखते हैं। तो पेमेंट के लिए अपन पकड़ेंगे 492 एम्प्लॉयज को 100, जिस दिन पेमेंट करो उस दिन वैल्यू क्या हो गई थी रे, 30 जून को पेमेंट किया, सार की वैल्यू 50 थी, तो पेमेंट करना पड़ेगा एज पर 50, ठीक है। 3 तो हो चुका, वो खत्म। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं ना एक एंट्री मार के दिखाता हूं आपको, सुनो मेरी बात, पेमेंट की एंट्री दिखाऊंगा ना आपको इजीली समझ जाएगा। सुनो, जितना आपने एसबीपी लायबिलिटी बुक किया था पहले वो रिवर्स होएगा, ठीक है। जर्नल एंट्री ऑन 30th जून, तो आप एसबीपी लायबिलिटी करोगे रिवर्स, कितना था 2361,600 दिखाया था ना आपको। लेकिन आप पेमेंट कितना करोगे कैश बैंक का, तो आप बोलोगे भाई पेमेंट तो करना पड़ेगा, देखो ना ऊपर 492 एम्प्लॉयज है, इंटू 100 इंटू 50, आपको पेमेंट करना पड़ेगा 24,60,000 का, एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो ना। अब डिफरेंस कहां जाएगा, पहले बताओ, डिफरेंस डेबिट साइड में आ रहा है ना, कितना आ रहा है डिफरेंस, -2361,600, तो 98,400 का डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस आ रहा है आपको 98,400 का। अब ये डिफरेंस को मैं कहां ट्रांसफर करूंगा, देखो अगर ये एसबीपी रिजर्व होता ना तो हम क्या करते, हम इसको रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन एसबीपी लाइबिलिटी है तो उसमें जो भी एक्सेस या कम जो ज़्यादा आता है वो हम पीएनएल से एडजस्ट करते हैं। तो आप बोलोगे पीएनएल बेसिकली एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, आप एडजस्ट करोगे इसको ऐसा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो ये आपका लास्ट ईयर में इतना आपको और करना पड़ेगा 98,400। अब है ना, मैं लेजर बना नहीं रहा हूं आपको, मैं लेजर दिखा दूं, है ना, इधर आओ नीचे, सार लेजर, ठीक है। सबसे पहले आप देखो खर्चा बुक करते हो, अपने को फर्स्ट टका आया, तो सार का ये लाइबिलिटी का लेजर है, ठीक है। तो लाइबिलिटी में बैलेंस क्यूमुलेट होता हुआ चलता है, तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस बनेगा, यहां का क्लोजिंग बनेगा आपका, इधर का ओपनिंग, बराबर। फिर आप इस साल में और खर्चा बुक करोगे तो क्लोजिंग आपका बढ़ जाएगा, फिर यहां का क्लोजिंग बनेगा आपका नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग, फिर आप और खर्चा बुक करोगे तो क्लोजिंग बढ़ जाएगा, फिर ये क्लोजिंग बनेगा यहां का ओपनिंग। अब मैंने बताया लाइबिलिटी हो गई थी 2361,600, मेरे ख्याल से मैच क्या था अपना 2361,600, बराबर। लेकिन आपने पेमेंट कितना किया, आपने पेमेंट टू बैंक किया 24,60,000, तो आपका और खर्चा बुक करना पड़ेगा 98,400 का। तुम समझ रहे हो। तो अगर आपको देखना है कितना कितना खर्चा, देखो ये आपको खर्चा बुक करना है, समझ में आया तुमको, यस। तो बस, और इसमें लास्ट में बोला है कि सार अकाउंट जो है इज इन द नेचर ऑफ लाइबिलिटी बिकॉज इट इज अ कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट। डन। क्वेश्चन नंबर 5 इज डन 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 डन। चलो आगे बढ़ जाओ। अब आएगा 5B, ये अगेन इनका पता नहीं, एक खास इंडिया से फेवरेट, इंडिया 108, 3 अटेम्प्ट से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो वही सेगमेंट दिया हुआ है, आपको इसको फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये रहा फॉर्मेट, एक बार बस रेफर कर लेना, रेफर करोगे तो समझ जाएगा, ठीक है। तो हमें अभी इसको फॉर्मेट को याद करना चाहिए हमेशा आपको, ठीक है। तो याद करने के ना उसको 3 कैटेगरी में बांट दिया करो, एक सेगमेंट रेवेन्यू, एक सेगमेंट रिजल्ट्स, और एक इंफॉर्मेशन रिलेशन टू असेट लाइबिलिटीज। एक बार इन 3 सेगमेंट बांटोगे तो बताएगा, फिर आप सेल्स बुक करोगे, उसमें एक्सटर्नल इंटर सेगमेंट टोटल मिलेगा आपको, है ना, रिजल्ट्स दिखाओगे, उसमें जितना आपका रेवेन्यू है, फिर आपका जो कॉस्ट है, प्रॉफिट मिलेगा वगैरह, फिर इन्फॉर्मेशन दोगे असेट लाइबिलिटी का, पहले नॉन करंट असेट का इन्फॉर्मेशन दोगे। तो ये फॉर्मेट आपको बेसिकली याद करना चाहिए, बेस्ट होता तरीका वो, ठीक है। लाइबिलिटीज दोगे वैसा, और फिर जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन आपको अलग से देनी पड़ती है, डोमेस्टिक कितना, एक्सपोर्ट कितना वाला, तो मोर ऑफ रिमेंबरिंग काइंड ऑफ ए थिंग, बट स्टिल इट वाज अ क्वेश्चन, ठीक है। सी वाला ये आपका मॉडल का क्वेश्चन है, इंड AS 38 में सेम क्वेश्चन है,
ठीक है। दिस क्वेश्चन इज नॉट बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन रिवैल्यूएशन गेन लॉस। पहले आपको मेरे ख्याल से लॉस होता है, फिर आपको गेन होता है, जो भी होता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये इंपेयरमेंट लॉस का क्वेश्चन नहीं है, काफी लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, वर्ड यूज करते हैं इंपेयरमेंट लॉस। दिस इज अ रीवैल्यूएशन गेन लॉस। कैसे मालूम पड़ता है? जब आपको कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू कंपेयर करने बोला जाए तो इट विल बी रीवैल्यूएशन गेन या रीवैल्यूएशन लॉस। जब आप कैरिंग अमाउंट एंड रिकवरेबल अमाउंट कंपेयर करोगे ना, तो आएगा इंपेयरमेंट लॉस, ध्यान रखना। तो सेम क्वेश्चन आपके मॉडल में देख लेना एक बार, सिंपल है, तो इसमें कुछ नया नहीं है। देखो अपन जितने भी नए क्वेश्चन है सॉल्व करके ले रहे हैं पूरा, और जो रेपिटेटिव है अपने को रेफर करना है। छठे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब थोड़ा ही समय बचा है, खत्म हो जाएगा ये छठा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन अगेन इंडेस 101। ये आपके क्वेश्चन बैंक का एक क्वेश्चन है, लेकिन ये ना थियरी वाला क्वेश्चन है। काफी लोग थियरी थोड़ी ना पढ़ते हैं, इंडेस 101 की थियरी क्वेश्चन छोड़ देते हैं ना, तो ये उसका है इलस्ट्रेशन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक का ही अपने अपने मतलब मॉडल का ही है, ठीक है ऐसा। तो सर इसका मतलब मुझे सारे थियरी क्वेश्चन पढ़ने चाहिए क्या? भाई मॉडल में है, अब तुम्हारे पास जितना टाइम है उस पर जो तुम बेस्ट पढ़ सकते हो आपको करना चाहिए, सिंपल, ठीक है। तो अब इसमें है क्या, चलो क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक है, बट फिर भी मुझे लगता है आप काफी लोगों ने इसको ढंग से नहीं किया होगा, तो मैं एक बार डिस्कस कर लो इसको क्या है इसके अंदर, सुनना। पहले बोलता है कि ये डायमंड है, वो इंडेस में ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है। इट हैज सर्टेन इन्वेस्टमेंट इन रूबी लिमिटेड। तो डायमंड का रूबी में इन्वेस्टमेंट है, और उसके पास कन्वर्टेबल डिवेंचर्स है, ओके, विच आर करेंटली ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन एक्सरसाइजेबल एंड वुड प्रोवाइड डायमंड विद कंट्रोलिंग स्टेक ओवर रूबी। मतलब अगर ये आप कन्वर्टेबल डिवेंचर को कंसिडर करो, इसको बोलते हैं पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। एज पर 110 आप पोटेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को भी कंसिडर करते हो कंट्रोल डिटरमाइन करने के लिए। तो ये बन जाता है पेरेंट और ये बन जाती है सब्सिडरी, बट ये एज पर इंडेस हो जाता है, ठीक है। डायमंड लिमिटेड इवैल्यूएटेड दैट रूबी शुड बी ट्रीटेड एज सब्सिडरी अंडर इंडेस, hence it would require to consolidate. Ruby was not considered subsidiary under previous gap. अब मजा है, वो बोलता है रूबी एएस के हिसाब से हमारे लिए सब्सिडरी नहीं थी, इंडेस के हिसाब से हमारे लिए ये सब्सिडरी है। तो क्या करना चाहिए? तो 101 पता है क्या बोलता है, मैं थोड़ा समराइज फॉर्म में बता रहा हूं आपको। 101 बोलता है अगर कोई ऐसी सब्सिडरी है जो एएस में आप जिसके साथ सीएफएस नहीं बना रहे थे क्योंकि सब्सिडरी नहीं थी, बट इंडेस में आपके साथ वो सब्सिडरी है, तो आपको सीएफएस बनाना पड़ेगा। तो आप अब सीएफएस कैसे बनाओगे? तो आपको इस सब्सिडरी को चुपके से कान में जाके बोलने का कि ये सब्सिडरी तेरा जो एसएफएस है ना, पहले अपन सब्सिडरी का एसएफएस एज पर इंडेस कन्वर्ट करेंगे। सर लेकिन इंडेस तो पेरेंट को एप्लीकेबल हुआ है, फॉर द पर्पस ऑफ सीएफएस सब्सिडरी को बोलेंगे भाई तुझे भी तेरा एसएफएस बनाना पड़ेगा एज पर इंडेस ना। तो पहले सब्सिडरी को बोलेंगे तू बना रहा है एज पर इंडेस, और फिर इसके इंडेस के हम बैलेंस शीट को हम क्या करेंगे, पेरेंट इसको कंसोलिडेट कर लेगा विथ इट्स ओन बैलेंस शीट। तो अब ऐसा मान लो आप यहां फर्स्ट टाइम बना रहे हो सीएफएस, तो फर्स्ट टाइम सीएफएस बनाओगे तो गुडविल भी आएगा ना, तो अब गुडविल कैसे निकालेंगे? सब्सिडरी के जो भी एज पर इंडेस आईएनए आता है उसको आप कंपेयर करोगे जो आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। आपने अपने एसएफएस में इन्वेस्टमेंट दिखा रखा होगा ना कितने में खरीदा ये, तो जो आपका आईएनए आएगा सब्सिडरी का माइनस द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसको वो प्यार से बोलता है डीम्ड गुडविल, ऐसा। तो ये इसका समरी फॉर्म था। अब आप एक बार पढ़ लोगे ना आपको सब समझ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है ठीक है, चलो आ जाओ। तो ये था पहला क्वेश्चन। बी पार्ट अगेन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, अ क्वेश्चन व्हिच इज ऑलरेडी देयर बट स्टिल आई विल डिस्कस इट। बोलता है पुअर लिमिटेड, लगता है मेरी बात कर रहे हैं, गरीब आदमी, पुअर पीपल, हंग्री पीपल। पुअर लिमिटेड बोरोड 120 lakhs फ्रॉम अ शेड्यूल्ड बैंक। द टर्म्स ऑफ द लोन आर एज अंडर, रेट ऑफ इंटरेस्ट एट 10% per annum पेबल ईयरली, ओके, टेन्योर 12 years है, प्रिंसिपल टू बी रीपेड एट द एंड ऑफ 10 year। अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में ना कोई रिलेशनशिप है, ना कोई सीएफआई है, ना कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ना कोई प्रीमियम है, ना कोई डिस्काउंट है। जब ये सब ना प्रीमियम ना डिस्काउंट ना कुछ भी नहीं होता है ना, तो आपका कूपन ये आपका ईआर होता है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ठीक है। आगे, पुअर डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन ईयर 5, 6, 7, 8। तो वो ईयर 5 से डिफॉल्ट करना शुरू किया, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। फिर बोलता है लोन रिस्केड्यूल हुआ 9th ईयर के एंड पे, और एज पर द एग्रीमेंट पुअर इज रिक्वायर्ड टू पे 220 lakhs एट द एंड ऑफ ईयर 10th। ये बेसिकली आपका रिस्केड्यूलिंग हुआ है, इसकी बातें अपन बाद में देखते हैं, छोड़ दो इसको। द डिफॉल्ट कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ 10th ईयर, मतलब आपने 4th ईयर तक पेमेंट किया इंटरेस्ट का,
5th ईयर से पेमेंट ही नहीं किया आपने, और फिर 10th ईयर में जाके एक लमसम पेमेंट करना पड़ा आपको। चाहता क्या है वो तुमसे? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एज पर रेलिवेंट इंडेक्स बुक वैल्यू ऑफ लोन एज ऑन द एंड ऑफ ईयर 10th। तो चलो अपन तो सब कुछ करते हैं फ्रॉम स्टेप्स पॉइंट ऑफ व्यू, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में स्टेप करवाऊंगा, बड़ा इजी है। आगे क्या बोलता है? एडिशनल अमाउंट टू बी पेड टू द बैंक ऑन अकाउंट ऑफ रिस्केड्यूलिंग, ये भी निकाल के बताओ, ठीक है। अज्यूमिंग इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड इन द केस ऑफ डिफॉल्ट। आ जाओ मैं सिखाता हूं आपको कैसे करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 भी है ना? क्वेश्चन नंबर 6 बी है मेरे हिसाब से, राइट? आ जाओ। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 हम बनाते हैं कैश फ्लोस। ये आपके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ईयर 0 में कैश फ्लो कितना आएगा आपके पास? 120 लाख का इनफ्लो आएगा आपके पास। फिर आपको ईयर 1 से लेकर ईयर 12 तक 10%, दैट इज 12 लैक्स पर एनम का आउटफ्लो करना पड़ेगा इंटरेस्ट का, कूपन इंटरेस्ट का। और 12th ईयर के एंड पे आपको भरना पड़ेगा 120 लैक्स फॉर आउटफ्लो ऑफ प्रिंसिपल। देखो डिफॉल्ट होएगा, हमको ये फर्स्ट डे पे तो नहीं पता ना, तो फर्स्ट डे पे तो अपने ये कैश फ्लोज है, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 अपन निकालते हैं फेयर वैल्यू। जब मैंने आपको सिखाया था ना कोई सीएफ है, ना कोई रिलेशनशिप, ना कोई लेवल 1 इनपुट, तो आप फेयर वैल्यू अज्यूम कर सकते हो। फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी, फेयर वैल्यू विल बी इक्वल टू ट्रांजैक्शन प्राइस दैट इज इक्वल टू 120 लैक्स। वेरी गुड। स्टेप 3, अब कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो स्टेप 3 आपका डायरेक्टली ईआईआर रहेगा। यहाँ ईआईआर और कूपन सेम है, क्योंकि ना कोई प्रीमियम, ना कोई डिस्काउंट, ना कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट। फिर आपका आएगा स्टेप 4, आप बना दो एलएटी। अब एलएटी बनाते बनाते आपको आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है आ जाएगा सर, देख लेना आप। सबसे पहले आप बनाओगे ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th, है ना? ठीक है सर, लोन तो 12 ईयर्स का था। अरे 10th तक ही बनाओ, आपने को ये तो पता ना 10th में वो रीपेमेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे ओपनिंग 120 लोगे। अब आपका इंटरेस्ट भी 10% है, और पहले 4 साल में तो आपने रीपेमेंट भी तमीज से किया हुआ है, तो इंटरेस्ट भी 12 होगा, रीपेमेंट भी 12 होगा, क्लोजिंग आएगा 120। अब ये कहानी आपकी चलेगी पूरी की पूरी 4 साल तक, ठीक है। ये चला 2nd ईयर में, ये चला 3rd ईयर में, और ये चला 4th ईयर में। सर हमको भी अच्छी टेक्नोलॉजी सीए बनने के बाद मिल जाएगी, ठीक है। 4th तक चला। अब 5th ईयर से डिफॉल्ट मानना शुरू किया। ये मैं नहीं कहता, वो खुद ही बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा हूं, हाँ मेरे को मत बोलना। तो उन लोग खुद ही बोल रहे कि अब डिफॉल्ट, तो इंटरेस्ट तो लगेगा, लेकिन वो रीपेमेंट नहीं कर पाएगा बेचारा। तो कितना हो गया? 132। फिर यहाँ ओपनिंग 132, वो उन्होंने बोला इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, कंपाउंडिंग करना है बोला हुआ उन्होंने क्वेश्चन के अंदर। तो अब इस पे लगेगा 13.2 का इंटरेस्ट डैश। तो अब आप मुझे कैलसी यूज करना पड़ेगा। 132 प्लस 10% विल गिव मी 145.2। फिर इधर आएगा 145.2, अब इस पे लगेगा 10%, तो इधर आएगा 14.52। इंटरेस्ट तो अभी भी नहीं भर पाएगा वो, 159.72। कब तक? 10th ईयर तक का निकालने बोला है, तो मैं बोलूंगा आगे 159.72 प्लस 10%, तो कितना आएगा? 175.69। अच्छा 159 15.97 इंटू 10%, यह आएगा 17.57। मैं अप्रोक्सीमेटली 2 डेसिमल ले रहा हूं, ठीक है, यहां भी कुछ नहीं कर रहा है, प्लस 193.2612। फिर इधर आएगा 193.2612 इंटरेस्ट इंटू 10%, तो आएगा 119.33। यह आएगा 212.587, ठीक है। ये आपका हो गया कैरिंग अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी। अब इसी दिन पे आप रीपेमेंट करके नक्की कर रहे हो। सबसे पहले ये पूछा था ना आपको कि व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड लोन, ये आपका पार्ट ए हो गया। अब पार्ट बी में क्या पूछा है? आप एक्सेस कितना भर रहे हो, तो बी पार्ट। ये पूछा ना बी पार्ट में क्या पूछा है? एडिशनल अमाउंट टू बी पेड ऑन रिस्केड्यूलिंग, तो 220 भर रहे हो, 220 में से इतना कैरिंग अमाउंट है, तो एक्सेस कितना भरा? अरे क्या ही पूछा है, मजा आ गया। 220 माइनस 212.587। बोलना मत 220 कहां से आया, क्वेश्चन में बोला मैंने 220 भरेगा वो। 7.413 अप्रोक्स ले सकते हो आप। धिनक धिनक। हाँ चलो आगे बढ़ो। सी पार्ट ये भी किताब में है, ये मेरे सॉल्व एग्जांपल के फॉर्मेट में है शायद क्वेश्चन। पीपी इंडेक्स 16,
ये सॉल्ट एग्जाम्पल 1 अगर आप देखोगे ना मेरे क्वेश्चन बैंक का जब खत्म होता है तो सॉल्ट एग्जाम्पल 1 है, उसमें है ये। बट अगर आपने वो नहीं भी करेगा तो भी लॉजिकली हो जाएगा। क्या बोलता है सुनो, शिपिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू ब्रिंग इट्स शिप इनटू डॉक फॉर एवरी 5 ईयर्स। हर 5 साल में डॉक में लाना है आपको फॉर अ मेजर इंस्पेक्शन एंड ओवरऑल। आपको याद है इस पे मैंने क्या सिखाया था कि जब इंस्पेक्शन करना होता है तो हम मानते हैं डे 1 की टोटल वैल्यू में इंस्पेक्शन का खर्चा ऑलरेडी इंक्लूडेड एंड विल अप्लाई कंपोनेंट अकाउंटिंग। ठीक है, आगे फिर ज्ञान दिया हुआ है ओवरऑल एक्सपेंडिचर माइट फर्स्ट सीम टू बी रिपेयर ब्ला 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 ब्ला। A ship that cost 40 CR with 20-year life must have a overhaul every 5 years. ठीक है, the estimated cost of the first overhaul is 10 crores। तो हम मानते हैं कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये डे 1 के वैल्यू के हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, मतलब इसका प्रेजेंट वैल्यू मत निकालना। क्यों? एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ फर्स्ट ओवरऑल, तो हम मानते हैं कि जो आपका पहला ओवरऑल है वो 10 CR होगा। मतलब आपका जो टोटल वैल्यू है, टोटल कॉस्ट है, इट इज 40 CR। उसमें से इंस्पेक्शन के लिए आप अभी इंकर मत करना वापस 10। हम मानते हैं डे 1 पर जब असट आया रहेगा तो इंस्पेक्ट होके आया रहेगा, तो इसमें 10 CR की वैल्यू आपने पे की होगी फॉर इंस्पेक्शन और बाकी 30 CR आपने पे किया होगा फॉर दी शिप। ठीक है, अब इस 10 CR की लाइफ कितनी है? इसकी लाइफ है 5 ईयर्स और इसकी लाइफ कितनी है? 20 ईयर्स बोला गया है। ठीक है, 20 ईयर्स। क्या बोलता है? कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स। अब ध्यान से सुनो, थोड़ी बुद्धि लगाओ, पहले 5 साल का डिप्रिसिएशन चाहिए। तो मैं बोलूं 5 साल में तो ये इंस्पेक्शन पूरा का पूरा नलिफ राइट ऑफ हो चुका रहेगा। तो डेप्रिसिएशन इंस्पेक्शन वाले केस में विल बी फॉर 5 ईयर्स फुल 10 CR प्लस ये 30 करोड़ पे इसकी लाइफ 20 ईयर्स थी, तो 5 साल का डेप कितना होगा? चलो मैं निकाल के दिखाता हूं ना। 5 ईयर्स डेप्रिसिएशन, तो इसमें तो पूरा 10 CR होगा और इसका कितना होगा? 30 इंटू 5 डिवाइड बाय 20 कितना आएगा? 7.5। अरे बाबा बेसिक मैथ्स। 30 इंटू 5 बाय 20, क्योंकि हमको 5 साल का डेप्रिसिएशन चाहिए, तो कितना हो गया आपका? 7.5। टोटल कितना हो गया? 17.5 CR आपका हो गया डेप्रिसिएशन। उसके अलावा बोला कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर 5। इंस्पेक्शन तो नील हो चुका है, कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर 5 इंस्पेक्शन हो चुका है नील, 10 CR माइनस 10 है ना, और ये कितना बचा? 30 माइनस 7.5, ये बचा है 22.5 CR। खत्म, खत्म बेटा खत्म। इधर देखो, शायद निकाल के दिया हुआ, दिखाओ आपको। फर्स्ट पार्ट था टोटल डेप्रिसिएशन 17.5 और कैरिंग अमाउंट ऑफ द शिप एट द एंड ऑफ 5th ईयर 22.5। मजा आ गया सर, मजा आ गया। चलो आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ो सर। तो आपका सी पार्ट था, आखिरी क्वेश्चन पेपर का, फिर खत्म। क्या बोलता है? डी, HG Incredibles has in recent past made a right issue in its offer document to its members that projected a surplus of 50 CR during the year ending 31st March 23. The draft for the year ended prepared on the high thereto, भाई क्या क्या वर्ड यूज करते हैं इन लोग, followed accounting policies and presented pursual of the board of directors showed a surplus of 5। क्या ज्ञान की बात है? मैं बताऊं, जितना आपने ऊपर पढ़ा वो किसी काम का नहीं है। राइट इशू का बात किया, ये बात किया, सरप्लस का बात किया, ठीक है। द बोर्ड इन कंसल्टेशन विद द MD डिसाइडेड ऑन द फॉलोइंग। अब 4 चीजें बोली है, चाहता क्या है वो तुमसे? डिस्कस एज पर अबव सिचुएशन एज पर एप्लीकेबल इंड एस, पर्टिकुलरली इंड एस 8। इंड एस 8 क्या है? इंड एस 8 इज अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। ठीक है, वेदर द अबव आर चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज और चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ठीक है, तो इन्होंने ना, अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है, देखते हैं क्या बोलता है। सबसे पहला बोलता है वैल्यू एट ईयर एंड, सॉरी वैल्यू ईयर एंड इन्वेंट्री एट वर्क्स कॉस्ट इंस्टेड ऑफ मेथड ऑफ वैल्यूएशन एट प्राइम कॉस्ट। तो बोलता है आप इन्वेंट्री का जो मेथड है वैल्यू करने का वो चेंज कर रहे हो। बट यार एज पर इंड एस तो ये वर्क्स कॉस्ट प्राइम कॉस्ट कभी सुना ही नहीं हमने। हमने तो यही सुना, या तो फीफो या फिर वेटेड एवरेज या फिर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, हमने ये 3 ही सुना है। हमने तो ये वर्क्स कॉस्ट प्राइम कॉस्ट सुना ही नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती है इनकी इस क्वेश्चन की। बट हम चलो मान लेते हैं नहीं होगा, तो जब ये बोल रहे कि इन्वेंट्री को वैल्यू करने का मेथड है तो होगा, हमको क्या दिक्कत है? तो आप बेसिकली ऐसा मान लो फीफो से जा रहे हो वेटेड एवरेज पे, ऐसे ही आप जाते हो वर्क्स कॉस्ट से प्राइम कॉस्ट पे। तो ये तो हमको इंड एस 8 ने सिखाया है कि ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होती है पहला। तो अगर आप देखोगे पहले ज्ञान दिया हुआ है, इसके बारे में मार्क किया हुआ बाद में, थोड़ा पहले ज्ञान लिखने का, ठीक है, कि एज पर इंड एस 2 आप कॉस्ट फॉर्मूला वगैरह यूज करते हो, चेंज इन फॉर्मूला एज अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, तो इस केस में बस ये चेंज इन पॉलिसी है, शुड बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली। भी बताना कि हम रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करते हैं इसको, तो मैंने रेलिवेंट मार्क करा दिया आपको। ठीक है, आगे
बी पार्ट, not to provide for after sale expense during the warranty period. Till the last year, provision of 1% of sales used to be made under the concept of matching of cost against revenue, and actual expense used to be charged against provision. The board decided to account for expense as and when actually they are incurred. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. नॉर्मली आपको लगेगा सर ये वारंटी एक्सपेंस का जो हम प्रोविजन मारते हैं ये प्रोविजन चेंज होने वाला है, तो आपको लगेगा ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है. एस्टीमेट का चेंज कब होता? पहले आप अगर 1% प्रोविजन बना रहे थे, अब अगर आप 3% बनाओगे प्रोविजन तो ये एस्टीमेट का चेंज होता. इन लिए परसेंटेज चेंज नहीं कर रहे. ये क्या बोल रहे, पहले हम सेल्स करते ही वारंटी का प्रोविजन बना दिया करते थे. वो बोलता है अब से हम वारंटी का प्रोविजन नहीं बनाएंगे. जब 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 एक्चुअली इंकर करेंगे ना तभी हम वारंटी का खर्चा बुक करेंगे. इन शॉर्ट, आज से एडवांस में प्रोविजन बनाना बंद. बराबर. जब प्रोविजन का कोई क्लेम आएगा तो हम खर्चा बुक करेंगे. ये आपका चेंज इन एस्टीमेट नहीं, चेंज इन पॉलिसी है, बिकॉज आप वारंटी बुक करने का तरीका बदल रहे हो. इसको एस्टीमेट का चेंज मत बोल देना. वापस बता दूं, हाँ, अगर आप 1% के बदले 3% बनाते आज से प्रोविजन तो अलग बात होती. यहां आप प्रोविजन जब बना रहे थे वो टाइमिंग चेंज कर रहे हो, अभी आप तरीका चेंज कर रहे हो, परसेंटेज चेंज नहीं कर रहे हो. परसेंटेज चेंज करते तो एस्टीमेट होता. तरीका बदल रहे हो अकाउंटिंग का तो पॉलिसी है. इंपॉर्टेंट. ठीक है, मैक्सिमम बच्चे यहां फंस सकते थे. ठीक है, देखो क्या बोलता है. Providing for 1% against is an accounting policy decision. Now, since the company has decided to not make provision for such expense, but to account as and when they are incurred, this is a change in policy. ठीक है, तो इसका भी अपन अकाउंटिंग कैसा करेंगे? रेट्रोस्पेक्टिवली. ध्यान रखना. आगे बढ़ जाते हैं. थर्ड पार्ट, डेप्रीसिएशन का मेथड चेंज कर रहा है. ये अपन सीखे. डेप्रीसिएशन जब भी आप चेंज करते हो तो इट इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट. इस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ध्यान रखना. तो क्या बोला हुआ है? प्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग करने का. डेप्रीसिएशन इन्वॉल्व्स अकाउंटिंग एस्टीमेट. इसमें इंड एस 16 का भी आप रेफरेंस दे सकते हो. इंड एस 16 अलॉन्ग विद इंड एस 8. ओके, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. तो इसका आप अकाउंटिंग इफेक्ट दोगे प्रोस्पेक्टिवली. पुराना नहीं चेंज करते अपन, आने वाले समय का चेंज करते हैं. ठीक है. अच्छा, इन्होंने कुछ कुछ जगह पे इंड एस 12 का भी रेफरेंस दिया हुआ है कि ये चेंज होगा तो इनकम टैक्स, डिफर्ड टैक्स का इंपैक्ट भी आएगा. तो ले लेना भाई, डिफर्ड टैक्स का इंपैक्ट आएगा तो. बट वो से ज्ञान दिया हुआ है, उसके लिए अमाउंट नहीं अपने पास अवेलेबल. अच्छा, मजा इधर है. फोर्थ पॉइंट में ये इन्होंने क्या किया पता है क्या? स्मार्ट बनने का ट्राई किया है ना. ऐसा स्मार्ट बनने का ट्राई किया, रंग बिरंगे कपड़े पहन लिए है ना, एकदम मस्त पहन लिए. क्या क्या पता है क्या? एएस के एडजस्टमेंट को इंडेस वाले कपड़े पहना दिए, लेकिन उनको पता ही नहीं कि इंडेस में ऐसा कुछ होता ही नहीं है. अब सुनो क्या बोला है. अपने को क्या पूछा था स्पेसिफिकली कि ये बताओ ये चेंज इन पॉलिसी है या चेंज इन एस्टीमेट है, ये बताने बोला था ना. ठीक है, अब देखते क्या बोलता है. प्रोवाइड फॉर अदर देन टेम्पररी फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विच फॉल टुक प्लेस इन लास्ट 6 years अमाउंटिंग टू 12 CR. बोलते हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट थे. ठीक है, अब इसमें फॉल हो चुका है इसकी वैल्यू में, तो पिछले 6 साल का टोटल फॉल है 12 CR. ठीक है, अब अपने को क्या पूछा था? ये चेंज इन पॉलिसी के एस्टीमेट है ना. वो ये वाला हिसाब है. वो लाल बटन दिख रहा है, नहीं दबाना था. सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? ना ये चेंज इन पॉलिसी है ना ये चेंज इन एस्टीमेट है. वो बोलते ये एरर है. सर ये एरर कैसे हो गया? सुनो क्या बोलते हैं. आपके पास एक इन्वेस्टमेंट था. इन्वेस्टमेंट मतलब मैं थोड़ा ज्ञान देने का ट्राई करता हूं. ठीक है, इट इज अ फाइनेंशियल एसेट. फाइनेंशियल एसेट को आप ब्रॉडली 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो. एसीएम, एफवीटी ओसीआई और एफवीटी पीएल. ठीक है, अगर आपका एसीएम मेथड होता तो ये जो फॉल है इससे आपको फर्क ही नहीं पड़ता. आप कभी लॉस बुक करते हो क्या? आप कभी लॉस ही नहीं बुक करते एसीएम में. तो एसीएम में तो आप एमोटाइज कॉस्ट पे रखते हो ना. ये गिरी बड़ी, मेरे को उससे फर्क ही नहीं पड़ता इसकी वैल्यू. अच्छा, अगर ये आपका फाइनेंशियल एसेट इन दोनों में से किसी मेथड पे होता तो जो फेयर वैल्यू लॉस है वो 6 साल का एक साथ नहीं बुक करते, एवरी ईयर बुक करना चाहिए था. क्या करना चाहिए था? एवरी ईयर बुक करना चाहिए था. अगर ये आपका दोनों में से किसी भी मेथड पे होता तो आपको फेयर वैल्यू लॉस एवरी ईयर बुक करना चाहिए था. 6 साल का एक साथ बुक कर रहे हो अभी, इसका मतलब आपसे गलती हो गई है. आपने शायद पुराने 6 साल में बुक ही नहीं किया वो लॉस, तभी आप जाके आज सारा लॉस 6th ईयर में बुक करने की बातें कर रहे हो. तो इट इज अ एरर. इफ यू डिड नॉट book loss previously
हाँ, इफ यू डू नॉट बुक लॉस प्रीवियसली, ज्यादा क्या ज्ञान दो इसके ऊपर। तो एरर का अकाउंटिंग कैसा होता है? रेट्रोस्पेक्टिवली, जो प्रीवियस ईयर का इफेक्ट है प्रीवियस ईयर में दोगे, जो प्रीवियस ईयर के पहले का इफेक्ट है अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट में दोगे, ऐसा। लेकिन अगर आप ये मान के सॉल्व करते हो कि फाइनेंशियल एसेट एसीएम पे होता, तो आपको इसका कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, ना पॉलिसी, ना एस्टीमेट, ना एरर, ना कुछ। अब समझा क्यों बोला लाल बटन दिख रहा है, नहीं दबाना था, ऐसा। तो इन्होंने स्टंट मारने का ट्राई किया लेकिन तो इसी वजह से, मतलब जो भी है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी आपको लगा रहेगा। आप बोलोगे सर कितना सारा झोल झपाटा था इस सोल्यूशन में। देखो, था तो था, मेरा फर्ज था मैं आपसे डिस्कस करूं, तो मैंने आपसे डिस्कस किया। उसके अलावा जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया, शायद 5 मार्क का ग्रेस दिया था। आई फील 5 नहीं 50 मार्क का ग्रेस देना चाहिए था। वाह सर वाह, 50 नहीं 100 मार्क के ग्रेस दे दो सर। बट स्टिल 5 मार्क का इन्होंने दिया, बड़प्पन इनका, धन्यवाद। वो एक फ्लाइंग किसी दो, आईसीआई को फ्लाइंग किसी, ऐसे फ्लाइंग किसी दो कि अगली बार 5 नहीं 25 मार्क का ग्रेस मिले। ठीक है, तो इसी बात पे नवंबर 23 का बढ़िया बढ़िया अपन ने सेशन से कंप्लीट कर लिया। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, कोशिश किया आपके लिए आसान बनाओ, कोशिश किया कम समय में करवा दूं पूरा का पूरा। ठीक है, तो आई होप दिस वाज हेल्पफुल। अगर हेल्पफुल लगा तो दोस्तों का शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना, है ना। और मैं वापस बता दूं, एक गलती जो इन्होंने की है वो उसकी गाली मेरे को मत देना भाई, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, मैं भाई मासूम आदमी हूँ। ओके, चलो, तो इसी बात पे शुक्रिया एवरीवन। ये मैं फाइल डाल दूंगा आपके मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जाओ डाउनलोड करो बढ़िया से। और अगर यहां तक वीडियो देखा, सब्सक्राइब के बिना देखा चैनल को, बुरी बात। और वीडियो पसंद आए अगर यहां तक देखने के बाद, तो लाइक जरूर करना। ठीक है, शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल।